हाय एवरीवन, मोस्ट वेलकम आप सभी स्टूडेंट्स का आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि टेक्स्ट बुक पर और स्पेशली आपकी इस स्पेशल मैराथन क्लास में, है ना। स्पेशल इसलिए है भाई क्योंकि मैंने आपको पीवाईक्यू करा दिया, मेरे ख्याल से देख लिए होंगे 2023 वाली जो दो शिफ्ट थी। शिफ्ट तो एक्चुअली 4 थी, है ना। 2 दिन पेपर हुआ था आपका 21 और 22 अक्टूबर, दोनों दिन दो दो शिफ्ट थी, यानी कि टोटल 4 शिफ्ट मैंने करा दी है। इसी चैनल पे आपकी सारी क्लासेस है, प्लेलिस्ट भी बनवा दी है, जाके देख लेना, ठीक है। इसके अलावा पिछले हफ्ते मैंने आपको कुछ नए क्वेश्चंस भी करवाए थे और आज वाली जो मैराथन रहेगी इसमें टाइमिंग का कुछ नहीं है कि भाई 2 घंटे पढ़ेंगे अपन, 1.5 घंटे पढ़ेंगे या 3 घंटे पढ़ेंगे। आज वाली जो मैराथन है ये डिपेंड करेगी हमारे क्वेश्चंस पे, क्योंकि आज मैं आपको 70 क्वेश्चन इस वाली क्लास में कराने वाली हूँ। भाई जिस तरह अपने 70 क्वेश्चन खत्म होंगे क्लास भी खत्म हो जाएगी, टाइम चाहे 3 घंटे हो चाहे 2 घंटे हो, ठीक है। चलिए फिर शुरुआत करेंगे। और मैराथन क्लास है, इसका मतलब थोड़ा सा स्पीड में भी मैं चलूंगी, और क्योंकि रिवीजन के तौर पे क्लास होती है मैराथन। 5 दिन आपने सप्ताह में जो पढ़ा है उसका रिवीजन अपन लोग वीकेंड पे कर रहे हैं, लाइक अपनी मैराथन है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इजी भी नहीं रखेंगे क्वेश्चंस, थोड़े अच्छे खासे रखे गए हैं और थोड़ा सा क्लास को भी फास्ट फॉरवर्ड में लेकर के चलेंगे। टाइम वेस्ट बहुत कम और क्वेश्चन बहुत ज्यादा, ठीक है। क्योंकि भाई कोई भरोसा को नहीं पेपर का, देखियो फॉर्म फिलिंग कल आपका बंद हो गया, क्लोज हो गया, इतनी जल्दी आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम की डेट क्या है। पिछली बार नहीं हुआ था जब ग्रुप सी का पेपर था, 1.5 महीना भी ना दिया था, मेरे ख्याल से 1.5 महीना 2 महीना भीतर तो पेपर करा दिया था। सेम अब की बार होगा। चलो जी, पीडीएफ कहाँ मिलेगी? मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ना, निशा मैम टेक्स्ट बुक, इसने डाउनलोड करके रखियो, जैसे इसने ज्वाइन करके रखियो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लगवा दिया है। वैसे तो इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करके रखियो, क्लास खत्म होते हैं 5 मिनट के अंदर अंदर पीडीएफ दे दो, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, थोड़ा सा सोच समझ के चलियो, लगाओ कितना आएगा। कह रहे मुझे कि ए किसी काम को 48 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 50% अधिक दक्ष है, तो बी उसी काम को कितने दिन में पूरा कर देगा। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है और भाई उसमें भी एफिशिएंसी बेस्ड जो टाइप बना करे ना उसका क्वेश्चन है। एग्जामिनर के दिल के बहुत पास होता है एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन, चाहे कोई सा पेपर में बैठ जाइयो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाए, ठीक है। कह रहे मुझे कि बी ए से 50% अधिक दक्ष है, यानी कि अगर ए ने 100 काम करे हैं उतनी देर में यो 50 अधिक यानी 150 काम कर देगा। कह रहे मुझे कि बी ए से 50% अधिक दक्ष है, यानी ए जितनी देर में 100 काम करेगा उतनी देर में यो 50 फालतू यानी 150 काम कर देगा। या मैं कहूं 50, इसने काट लो 2 पे और 50 दिया 150, यो इनकी कार्य क्षमता होगी, यानी यो एक दिन में 2 काम करे है और यो 3 काम करे है। क्वेश्चन मेरे को कह रहा है कि ए किसी काम को 48 दिन में पूरा करता है। भाई टोटल वर्क कितना है, कुल कार्य कितना है ए का 48 दिन का। ए ने एक दिन में 2 काम किया है तो 48 दिन में कितना करा है। आप कहोगे 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और 1 9, आपका टोटल वर्क हो गया 96 के बराबर। क्वेश्चन मेरे से कह रहा है कि बी उस काम को कितने दिन में कर देगा। टोटल काम 96 है, बी कितने दिन में कर देगा। मैडम जी एक दिन में 3 काम करता है तो 96 काम करने में तो 32 दिन का समय लगेगा। साफ सीधा क्वेश्चन था, साफ सीधा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आप में से जिस किसी का भी रहा है भाई बिल्कुल करेक्ट है। दूसरे पर आते हैं, इसका छापिए कितना आएगा। टाइमर लगा दूं? चलो फिर, हर क्वेश्चन में ज्यादा तो टाइमर नहीं दे पाऊंगी भाई, ठीक है। 30 सेकेंड का टाइमर मैं दे दूंगी, लगाओ कितना करोगे। परसेंटेज का है और परसेंटेज में भी आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप बनती है इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, वो है सुना होगा चुनाव वाले क्वेश्चन। कह रहे मुझे कि 2 उम्मीदवार ए और बी के बीच में चुनाव था, ए को कुल वैध मत का 55% मिला है, 20% वोट अवैध थे, इनवैलिड थे। कह रहे यदि वोटों की कुल संख्या 7500 रुपया थी तो इसमें बी को प्राप्त वैध मतों की संख्या ज्ञात करिए। बहुत इजी है, बस ध्यान से सुनियो। टोटल वोट कितने हैं? 7500 है, इसमें 20% तो अवैध हो गए तो आप 20 ने घटा दो, बचे कितने हैं? केवल 80%, है ना। टोटल जो है उसका 80% ही तो वैध वोट है, वैध में से ही तो निकालना है हमें। इनवैलिड वोट का क्या करना है? इनवैलिड को साइड कर दो, 100 में से 20 घटा दो, 20 थे ना इनवैलिड, घटा दो, बचेगा कितना? 80%। कभी इसका 55% तो ए ने मिल गया,
ए ने कितना मिल गया 55%। तो भाई बी ने कितना मिला हो गया, आप कहोगे 45%। क्यों? क्योंकि टोटल वैल्यू अपने आप में 100% होया करे। क्वेश्चन कह रहा है बी को प्राप्त वैध वोट, वैध कितना मिला, बी को कितना मिला है, वैध वोट का 45%। बस उड़ाते कट पिटा के और बी का मान निकाल दो, इतना सा ही काम करना था। किस तरह कटेगा, आप कहोगे 2 0 ते 2 0, 25 तिया 75, 25 ते जाएगा 4 पे और 4 ते कटेगा 20 पे। 3 दूनी 6 हो गया, 6 5 30 हो गया, 6 चौक 24 और 3 27 हो गया, एक आओगी 0, यानी कि मैं सीधा 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 कह सकती हूं 2700 2700। ऑप्शन नंबर सी आप में से जिस किसी का भी आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। अगले पे आते भाई, तीसरा क्वेश्चन है, थोड़ा सा रफ्तार ते करियो, है ना, थोड़ा सा स्पीड से करना, लगाओ कितना आएगा। ये भी टाइम एंड वर्क का ही है लेकिन दूसरी टाइप है ये। कह रहे मुझे कि 3 पुरुष 4 महिलाएं या 5 लड़के 47 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखियो, अगर एग्जाम में या शब्द दिख जाए तो इज इक्वल टू रख देना, बराबर का निशान। अगर आपको और दिख जाए, और दिख जाए तो प्लस का निशान लगा देना, या फिर तथा शब्द दिख जाए तो भी प्लस का निशान लगाना है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, अगर या दिख जाए, या जैसे इसमें यहां पर या दिया गया है तो इज इक्वल टू आएगा। अगर इसने और या तथा शब्द दे रखा है तो हमेशा प्लस लगा दियो। क्वेश्चन मुझे कह रहा है क्या कि भाई 3 पुरुष काम करेंगे, 3 पुरुष का कितने दिन का काम है, कह रहा है मुझे 47 दिन का, या 4 महिला करे तो भी 47 दिन में पूरा होगा, और अगर 5 लड़के करें तो भी 47 दिन में काम पूरा होगा। लड़के यानी कि बॉयज बोल देती हूं। ठीक है, मैंने आपको रेशियो के अंदर सिखा रखा है, सीखा है कभी रेशियो के अंदर मैंने आपको बताया हो क्या, कि जब भी इस तरीके से क्वेश्चन की सेंस आ जाए, या मैं कहूं भाई इस तरीके की इक्वेशन सी बनती दिख जाए, जब भी इस तरीके की इक्वेशन जैसा आपको कुछ समझ में आ जाए, करना की है, एम का मान निकालना है तो क्या करना है, एम ने छोड़ के और बाकी 2 की गुना, 5 चौका 20 हो गया। एफ का मान निकालना है तो ऐसे ही एफ को छोड़ दो, बाकियों की गुना, 5 तिया 15। और भाई बी की वैल्यू निकालनी है तो बी ने छोड़ दो, 4 तिया आप कहोगे 12 हो गया, बहुत बढ़िया। या 3वां की एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता हो गई। टोटल वर्क कितना है, कुल कार्य, टोटल वर्क कुल कार्य कितना है आपका, कुल कार्य आप चाहे 3वां में किसी की भी साइड से निकाल लो। जैसे कह रहे हैं 3 पुरुष का भी 47 दिन का काम है, 4 महिला का भी, और 5 लड़के करें तो 47 दिन में, कहीं से निकाल लो। मैं निकाल लू 3 पुरुष का 47 दिन का काम है, आप यहां से वैल्यू निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक पुरुष ने एक दिन में कितना काम करा है, मेल कितना करता है 20 काम, और कितने दिन 47 दिन करा, तो भाई ये अपना टोटल वर्क निकल के आ गया। क्वेश्चन मेरे से कह रहा है क्या कि एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का कार्य कितने दिन में पूरा करेगा। समझना भाई, एक पुरुष आप कहोगे 20, महिला का 15 और लड़का कितना हो गया 12। आप कहोगे मैडम 47 की क्षमता से काम करेंगे, तीनों मिल जाए तो एक दिन में 47 काम होगा, तो टोटल काम कितना बैठेगा 60 दिन। 60 दिन का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर डी, जिस किसी का भी आंसर है भाई बहुत बढ़िया, समझ आया। ऑप्शन नंबर डी आप में से जिस किसी का भी आंसर है बिल्कुल सही है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर देख लियो भाई कौन सा है इस वाले क्वेश्चन पे, है ना। मैं ये तो नहीं कह रही कि हाँ तुम्हारे पेपर में भर भर के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ट्रिग्नो के, ज्योमेट्री के नहीं आएंगे, ना के बराबर ही रहेंगे, लेकिन भाई एग्जामिनर का कोई भरोसा ना है। ना के बराबर मैं इसलिए कहूँ क्योंकि मैंने पिछली बारी का पेपर देखा था, उसमें बहुत कम क्वेश्चन थे, इसलिए कह रही हूँ, लेकिन कोई भरोसा नहीं है, इसलिए थोड़ा बहुत या मैं कहूँ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है अपना सीखते चलना। ट्रिग्नो हो गया, ज्योमेट्री हो गया, छोटे छोटे क्वेश्चन अपने साथ के साथ देखते चाहिए। अगर एक आधा क्वेश्चन फंस गया तो नो नाउ की छोड़ के आगे मैथ के पूरे करके आने। ठीक है, लगाओ इसकी वैल्यू।
कुछ नहीं करना, वैल्यू रखनी है इसमें तो, या कुछ करना है? बस उसमें संख्या रख दो, कटपिटा के आंसर निकाल दो, है ना। कह रहे मुझे टेंजेंट 60 दिया है, टेंजेंट 60। मैडम जी टेंजेंट 60 पे कितना होगा, √3, और इसका वर्ग है तो वर्ग कर दो। प्लस में साइन 90 आप कहोगे 1, टेंजेंट 45 भी कितना होगा, 1 होगा। बहुत बढ़िया, इससे यो कैंसिल, 3 और 1 4 हो गया, 4 में तो 2 घटाऊंगी तो आप कहोगे 2 बचेगा, यानी कि √2, यानी कि मैं कह सकती हूँ कि ऑप्शन नंबर सी मेरा यहां से बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई, इसका लगाइयो कितना होगा। कह रहे प्रत्येक 729 सेंटीमीटर क्यूब आयतन के दो घन एक दूसरे के छोरों से जुड़े हुए हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है ये वाला भी, समझना, पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट समझाऊंगे इसका, सुनना बात को ध्यान से, ठीक है। कह रहे दो घन है, दोनों का आयतन 729 है, घन का आयतन होता है एक ही क्यूब कर दो। कह रहे मुझे 729 है, बेटा 729 को मैं 9 की क्यूब लिख दूं, आप कहोगे हाँ जी, यानी कि ए का मान कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर, उसकी भुजा हो गई है। इतना समझ में आ गया। कह रहे इसके पास में दो घन थे, दो क्यूब थी, है ना, दो घन थे। मैं थोड़ा सा इस तरीके से बना देती हूँ, मुझे पता है हमने वो सीख रखा है ना मैडम, घन तो नो बनाया करा मैंने मेरा है, लेकिन अपन थोड़ा ओवरऑल समझते हैं इस तरीके से। इसके पास दो घन थे, दोनों की भुजा कितनी थी, 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। इसने इन दोनों को जोड़ दिया, बोला ना कि छोरों से जोड़ दिया, यानी कि दोनों के एजेस से इसने मिला दिया। मिलाने से हुआ क्या, मुझे बताओ। इसकी लंबाई कितनी थी, मैडम जी इसकी भुजा तो 9 थी, ये भी 9 है, इधर भी 9 है, 9 है। तो आपको इतना समझ में आया कि मैडम जी लंबाई तो कितनी हो गई, अब 9 और 9 18 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। और भाई इसकी चौड़ाई कितनी रहेगी, चौड़ाई तो मैडम जी 9 रहेगी, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी, ऊंचाई भी 9 रहेगी। बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन ने मेरे से पूछा है कि जो आपका परिणामी घनाभ बन गया ना, ये घनाभ बन गया, ये अपना घनाभ क्यूबॉइड, कह रहे इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। मुझे यहां से निकालना है टोटल सरफेस एरिया किसका, घनाभ का, क्यूबॉइड का, किसके बराबर होगा। आप कहोगे ट्वाइस ऑफ LB प्लस का BH प्लस का HL, बस इसके अंदर वैल्यू रख दो। आप कहोगे मैडम 2 एज इट इज, लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि 18 गुना 9 हो गया, प्लस में 9 गुना 9 हो गया, है ना। अरे भाई प्लस में 18 गुना 9 उड़ाता फिरता बैठेगा, लगाओ आंसर कितना करोगे, छाप दो जल्दी से, जल्दी करना थोड़ा सा, है ना, कुछ करना ही नहीं अभी तो, कैलकुलेशन ही है, कुछ करना ही नहीं है। ये जाएगा मैडम जी हमारे पास 162, और भाई 9 निमा 81, और उड़ाते भी कितना बैठा है 162, जोड़ दो, 2 2 4 और 1 5 हो गया, 6 6 12 6 18 और ये हो गया 20, ठीक है। आप कहोगे 2 2 4 और बाहर बैठा है 2 गुना, 400 का दुगना आप कहोगे 800, 5 का दुगना 10, यानी कि 810 सेंटीमीटर स्क्वायर। या मैं सीधा कहूं कि ऑप्शन नंबर सी जिस किसी का भी है, बहुत बढ़िया। 4 फॉर्मूलाज लिखवा रही हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको आते हैं बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आते नोट कर लेना। सबसे पहले लिखना वर्ग का विकर्ण, विकर्ण आप समझते हो, अगर एग्जामिनर पूछ ले सबसे लंबी भुजा कौन सी है, लॉन्गेस्ट साइड, तो भी आपको विकर्णी निकाल के दिखाना है, ठीक है। आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण, विकर्ण को इंग्लिश में बोला जाता है डायगोनल, जिसको नहीं पता इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिख लेना। अगर आपसे पूछ ले घन का विकर्ण, और एक पूछा जाता है बेटा घनाभ का विकर्ण, एक हो गया घन का और चौथा लिखना अपना घनाभ का विकर्ण। घनाभ समझते हो, घनाभ, घनाभ को बोला जाता है क्यूबॉइड, इंग्लिश में भी मैं लिख देती हूँ, टेंशन ना लेना, बस 1 मिनट रुकना। इसको लिखना डायगोनल ऑफ स्क्वायर, इसने लिखियो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, इसको लिखना डायगोनल ऑफ क्यूब, और इसको लिखना है हमने डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, है ना। चारों मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला भाई लिख लो। अगर पूछ ले आपसे कि वर्ग का विकर्ण कितना है, √2a, अगर पूछ ले घन का विकर्ण कितना है, √3a,
अगर पूछ ले आपसे वर्ग का विकर्ण कितना है √2a, घन का पूछ ले √3a। अगर पूछ ले रेक्टेंगल का आयत का विकर्ण √L² प्लस b²। अगर आपसे पूछ ले घनाभ का तो √L² प्लस का b² प्लस का h² नोट कर लेना। अगर आपसे पूछ ले कि रेक्टेंगल का आयत का कितना है डायगोनल, आप कहोगे √L² प्लस b²। अगर आपसे पूछ ले कि भाई घनाभ का कितना है √L² प्लस b² प्लस h²। चारों फॉर्मूलाज भाई वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज है। या तो एग्जामिनर डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा कि बताइए इसका डायगोनल कौन सा होगा, आपको फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना है, या एग्जामिनर कहेगा कि लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है इसकी, लॉन्गेस्ट साइड, या हिंदी में कहेगा कि सबसे लंबी छड़ की लंबाई बताइए कितनी होगी, है ना। सबसे लंबी छड़ कौन सी होगी, सबसे लंबी छड़ की लंबाई कितनी है, तो भी आपको डायगोनल ही निकाल करके दिखाना है। नोट कर लेना, मोस्ट प्रोबेबली इन चारों में से एक क्वेश्चन फंसेगा। पहले स्क्रीनशॉट लो, मैं स्क्रीन से बाहर हो गई हूं, है ना। मोस्ट इंपोर्टेंटली है भाई, एक क्वेश्चन हो सकता है आपका फंस जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं फंसेगा तो भी ऐसा तो है नहीं कि याद किया हुआ कभी काम नहीं आएगा। हो सकता है एसएससी का कोई पेपर दे रहे होगे उसमें फंस जाएगा, समझ रहे हो। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत इजी है ये। ट्रायंगल देख के ये मत सोचियो मैडम भरते ना होगा, भाई बेहद आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी है, करवाऊंगी जब देख लियो जाए। कह रहे मुझे दो ट्रायंगल हैं, दोनों आपस में सिमिलर है। एक ट्रायंगल कह रहा है मुझे ABC है, मैं एक बार बना लूं, यहाँ पे दो ट्रायंगल है ना। एक ट्रायंगल का नाम इसने दिया है AB और C, और दूसरी वाली ट्रायंगल है EDF। बहुत बढ़िया। कह रहे मुझे ABC का क्षेत्रफल कितना है 4, और भाई इसका क्षेत्रफल कितना है 9। कह रहे मुझे AB दे रखी है 6 सेंटीमीटर है, BC कितनी है आप कहोगे 8 सेंटीमीटर, और AC कितना हो गया 10 सेंटीमीटर हो गया। बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है हमसे कि DF कितना होगा, यानी कि मुझे ये वाली भुजा निकालनी है, बस इतना सा काम है। आप कहोगे हाँ जी ऐसा ही है, मुझे निकालना है DF। आपको इतना पता है क्या कि मैडम जी भुजा का वर्ग, अब DF निकालनी है तो भाई उड़ाते BC लेवांगे और उड़ाते DF हो गया। भुजा का जो वर्ग होगा वो क्षेत्रफल के बराबर होगा। उरे हो गया कौन सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरे पास ABC है ना, और उरे हो गया भाई क्षेत्रफल किसका, कौन सी ट्रायंगल थी EDF है, बस इसमें वैल्यू रख दो, कोई रॉकेट साइंस कौन नहीं। उड़ाते देखो कितनी देर आखिर, आप कहोगे 8 है, और DF कितना है आप कहोगे ये तो निकालना है ना। इसका क्षेत्रफल कितना है आप कहोगे 4, इसका क्षेत्रफल कितना है आप कहोगे मैडम 4, और इसका कितना दे रखा है 9 है। या मैं एक काम कर लूं कि मैडम 8/x कर लो और इसने लिख दो 2/3 हो गया, है ना। यो कटेगा 2 तक कटेगा 4 पे, 3 ऊपर आओगा, 4 3 12, x का ही तो मान पूछा था। आप कहोगे सीधा टिक करिए 12 सेंटीमीटर, या मैं कहूं कि ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ से करेक्ट है। एक आध क्वेश्चन इस तरीके का भी फंस सकता है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये, कोई इसमें महाभारत वाली ज्योमेट्री को नहीं, है ना। छोटे छोटे प्रॉपर्टीज, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, हो सकता है इस तरीके का क्वेश्चन फंस जाए, तो ऐसे भी क्वेश्चन पे थोड़ी पकड़ बना के चलना। वैसे तो पिछली बारी का पेपर देख के आइडिया लग गया होगा किसा एग्जाम आओगा, बट फिर भी ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत 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 इजी है। कि रे मुझे t का वर्ग दिया है, प्लस का 1 दिया है, माइनस का 4t में उरे भेज दूं तो प्लस का हो गया, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन को आप t से भाग कर दो, पूरी इक्वेशन को t से भाग कर दो, तो यहां तो एक पावर कट जाएगी, यहां पे 1/t बचेगा और यहां पे 4 बचेगा। आप कहोगे हाँ जी ऐसा ही है। मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताती हूँ, है ना। अगर आपको दिया है x प्लस 1/x, अगर क्वेश्चन कह रहा है मान लो k के बराबर है, तो बेटा x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब निकालनी है, तो k की क्यूब करके और इसमें से 3k घटा दो। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको याद करना पड़ेगा, समझ में आई बात, ये याद कर लो। क्या मेरे पास में सेम क्वेश्चन नहीं है कि मैडम जी अब ये किसके बराबर है, k के बराबर हो गया, ऐसा ही तो क्वेश्चन है। कह रहा मुझे t प्लस 1/t किसके बराबर था 4k, यानी ये अब मेरा k का काम करेगा। तो बेटा t की क्यूब प्लस 1/t की क्यूब निकालनी है, आप कहोगे k की क्यूब कर दो यानी कि 4 की क्यूब, माइनस का 3k,
3 और k का मान कितना है 4 है। 4 की क्यूब 64 और 4 तिया कितना हो गया 12, आप कहोगे 52। 52 का मतलब होता है ऑप्शन नंबर सी, मेरा यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आया? एक बारी थम्स अप कर दो। इसी के साथ साथ एक कॉन्सेप्ट और लिख लेना, अगर आपको दिया है x प्लस 1/x, मान लो k के बराबर दिया है और पूछ रहा है x का वर्ग प्लस 1/x का वर्ग कितना होगा, तो कुछ नहीं करना, k का वर्ग करके और इसमें से 2 घटा दियो, बात खत्म। समझ में आया? अगर x प्लस 1/x k के बराबर दे रखा है और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछ ले तो k का वर्ग करके 2 घटा दो, बात खत्म। कोई अलग तरह रॉकेट साइंस को नहीं। और क्यूब वाला मैंने भाई लिखवाया था, एक डायरी बना लेना जिसमें सारे जितने भी कॉन्सेप्ट जितने भी फॉर्मूलाज बताती जा रही हूँ ना, सारे उस डायरी में लिखते जाया करो। क्लास खत्म होने के बाद उन्हें रिवाइज करना है और भाई रात में सोते टाइम और अगले दिन सुबह उठ के फिर से रिवाइज करो। मैथ के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, कोई किताब हमने किताब पे रिटर्न की जरूरत को नहीं कि मैडम हमने उस किताब से ये फॉर्मूला याद कर लिया, कोई जरूरत को नहीं। जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, जहां से भी क्वेश्चन आपका फंस सकता है, सारे फॉर्मूलाज लिखवा दूंगी। यूट्यूब की ही क्लास में कह रही हूँ, बस पेपर तक रोजाना क्लास में जुड़े रहना, ठीक है। बाकी पेड क्लास आपकी 6 तारीख तक शुरू होगी भाइयों। केसरी बैच 29 तक शुरू हो लिया, वैसे तो हरियाणा जी के और 1-2 सब्जेक्ट और थे, ये शुरू होगी। मैं जो है मैथ्स पढ़ाने वाली हूँ, मेरा होगा मैथ की जो क्लास है ना, वह थारी 6 तारीख तक 6 जुलाई तक शुरू करवाऊंगी, ठीक है। सोमवार पड़ेगा, परसों ही तो है 6 जुलाई, परसों से इसमें शुरू करा दूंगी। पहला चैप्टर नंबर सिस्टम, सारी चीज है इस वाले बैच में। सारी चीज का मतलब है, बैच का मतलब यो को नहीं बस क्लास ले ली बात खत्म, बैच का मतलब है सारी चीज फिर उससे में है। क्लास तो रहे ही रहेंगी, इसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सारे चैप्टर्स के आपने मिलेंगे, चाहे कोई सा सब्जेक्ट हो, उस चैप्टर की क्लास होगी, उसके नीचे प्रैक्टिस क्वेश्चन उसके जरूर रखे हैं। इसके अलावा आपके चैप्टर वाइज नोट्स रहेंगे। नोट्स का मतलब आपको पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे, अगर आप उसका ही प्रिंट आउट निकलवाना चाहो तो प्रिंट आउट निकलवा लियो, और यूं है हम तो खुद के नोट्स बनाओगे तो उस बात देख देख के अपने खुद के बना लियो। इसके अलावा सारे पीवाईक्यू एक जगह आपने मिल जाओगे। कूपन कोड आपको मैं एक दे रही हूं भाई, इसका यूज कर लेना। पहले मेरा नाम लिखियो निशा और इसके बाद 22 लगा दियो, निशा 22, यो कूपन कोड बन गया। समझना बात को, जो भी स्टूडेंट केसरी बैच में एनरोल करते वक्त निशा 22 कूपन कोड लगाएगा, उसका एक तो प्राइस कम हो जाएगा। 599 का बैच है, लेकिन कूपन कोड अगर निशा लगा दिया निशा 22 तो 529 रुपया में बैच हो जाएगा। प्लस में जो टेस्ट सीरीज है ना, टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज सारे लगाते होंगे, टेस्ट सीरीज थारी फ्री करवा दूंगी जिसने भी कूपन कोड लगा रखा है निशा 22, ठीक है। टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट जिससे हम लगाया करो, चाहे वो सेक्शनल मॉक टेस्ट हो चाहे फुल मॉक टेस्ट हो, केसरी बैच में जिसने भी एनरोल कर रखा है निशा 22 कूपन लगा के, उस स्टूडेंट को टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी। एक बारी नोट कर लेना भैया, बात भी है ना, कदे याद न रहे। क्लास खत्म होगी या बीच में कदे आपने बता दूंगी किस तरह एनरोल करना है, कहाँ पे लिंक दे रखा है सारी, या मैं बता ही देती हूँ यार, 1 मिनट रुकना, वरना फिर तुम बेफालतू में कंफ्यूज ही रहोगे। कुछ नहीं करना आपको, यही वाली क्लास खोलिए, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए, जैसे अपनी क्लास चल रही है, आप यहाँ MORE मोर पे क्लिक करना। मोर पे क्लिक करते के साथ में पहला ही लिंक है हरियाणा सीटी ग्रुप डी केसरी लाइफ बैच, लिंक पे क्लिक करियो। क्लिक करे बाद उरे दिखेगा व्यू ऑल प्लान, व्यू ऑल प्लान, इस प्लान पे क्लिक करना है। क्लिक करे बाद यो दिखाओगा 649 का, लेकिन आप जाइयो अप्लाई कूपन पे और कूपन कोड NISHA22 यो लगा के अप्लाई कर दियो, 100 रुपए कम हो जाओगे इसमें, है ना। 100 भी नहीं, सोते तो ज्यादा ही है, 500, हाँ 649 दिखा रहा था। जैसे ही अप्लाई होगा ना, अप्लाई होया बाद 529 हो गया, समझ में आई, 529। इस 529 वाले पे क्लिक करके और इस हरे वाले पे क्लिक करके आगे का प्रोसीड कर दियो। अगर कूपन निशा 22 डाला है तो टेस्ट सीरीज फ्री रहेगी। अलग तनु ना सोचियो कित मिलेगी कितनी, जित बैच होगा ना उसके नीचे टेस्ट सीरीज नाम से आपको दिख जाएगी, उसमें मोक वोक सारी चीजें जाकर अपने मोक भी साथ के साथ लगाना ही शुरू कर दियो। जब भी नो लागे भाई थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, थोड़ा सिलेबस हो गया है ना, 20-30% सिलेबस हो गया, सेक्शनल मोक तो अपने जद की जद लगाने शुरू ही कर देना। लगाओ आंसर। फिर मुझे ए और बी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। सी और ए 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, समझना। ए और बी मिलके काम ने करे हैं,
फिर कब है बी और सी मिलकर करे हैं, और फिर क्या है सी और ए ने मिलकर कर दिया है ना। ए और बी ने मिलकर कराया था 12 दिन में, इन ने कराया था 15 दिन में, और यो दे रखा है 20 दिन। सबसे पहला काम है आप एलसीएम ले लो, एलसीएम विल बी 60, एलसीएम 60 होएगा, 20 दिया 60, 15 चौका 60, और भाई 12 पंजे 60 हो गया। आप कहोगे हाँ जी ऐसा ही। कह रहे मुझे ए बी सी ने मिलकर के काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा होगा। हमेशा याद रखियो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जा कि ए प्लस बी ने इतने दिन में, बी प्लस सी और सी प्लस ए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए आपको इन तीनों की एफिशिएंसी निकालनी है कि ए प्लस बी प्लस सी ने कितना काम किया। तो उसके लिए कुछ नहीं करना भाई, इन सबको जोड़ के और उसका आधा कर दो। 4 3 7, 7 और 5 आप कहोगे 12। मैं कह रही हूं सबको जोड़ दो और जोड़ के आधा कर दो, जोड़ के आधा कर दो, 12 का आधा आप कहोगे 6 हो गया। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन मेरे से पूछ रहा है कि तीनों मिलके काम करेंगे, टोटल काम कितना है 60 है, और तीनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम होगा 6 काम होगा। यानी कि अगर तीनों मिल जाए तो भाई टोटल काम करने में 60 दिन का समय लगेगा। या मैं ये कहूं कि ऑप्शन नंबर बी मेरा यहां से बिल्कुल करेक्ट है। अगले पर आते हैं भाई, इसका लगाओ कितना करोगे। बहुत इजी है, प्लस इसकी एक ट्रिक भी बताऊंगी। एक वृत्त की त्रिज्या में 18% की वृद्धि होती है, तो बताइए इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का तो कोई लेना देना नहीं है मैडम जी, कांस्टेंट है, यानी आर स्क्वायर पे काम होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को रेशियो मेथड से बनाते हैं कि मैडम जी 100 पे 18 बढ़ गया 118 हो गया, बहुत दिक्कत आती है, बहुत कैलकुलेशंस होती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट भाई सक्सेसिव भी लगाओगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टा 100। मैं एक बहुत प्यारी ट्रिक बता रही, ध्यान से सुनना। कह रहे मुझे 18 की वृद्धि हो गई, 18 की वृद्धि आर स्क्वायर यानी 2 बारी वृद्धि हो गई। आप कहोगे हाँ जी, या तो सक्सेसिव फॉर्मूला लगा लो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टा 100, या इसी फॉर्मूले की एक मैं आपको ट्रिक बता रही हूं, लिख लेना। क्या कि जब भी मैडम जी 2 बार वृद्धि हो रखी हो, मतलब दोनों ही संख्या प्लस की हो, फिर चाहे वृद्धि हुई हो चाहे लाभ होया हो चाहे कुछ भी दे रखा हो, कहने का मतलब है कि जब दोनों ही संख्या प्लस की हो तब ये वाली ट्रिक आपकी लगेगी। और ट्रिक क्या है सुनना, एक बार इन दोनों अंक जोड़ दो, एक बारी दोनों अंक जोड़ दो, 18 18 36 हो गया, पॉइंट लगा के और दोनों अंक की गुना करवा दो, आप कहोगे 324 हो गया। लेकिन इस ट्रिक की एक कंडीशन है, क्या कि पॉइंट के बाद 2 ही संख्या आनी है, 2 फिक्स है, ना 2 ते कम होनी चाहिए और ना 2 ते ज्यादा होनी चाहिए। पॉइंट के बाद भाई 2 ही संख्या होंगी, ना 2 ते कम और ना 2 ते ज्यादा। अगर कोई संख्या फालतू रहेगी तो उरे भेज दो। 36 ने 3 मिलेगा तो 39 और 0.24 यानी कि 39.24, या मैं सीधा कहूं कि ऑप्शन नंबर सी मेरा यहां से बिल्कुल करेक्ट है। समझ आया? जल्दी से थम्स अप करिए और भैया इस क्वेश्चन का आंसर छापिए कमेंट सेक्शन में। समझ आ रहा है? क्लास बढ़िया लग रही है, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, लेवल अच्छा लग रहा है ना? आधा का तो ऊपर ते जा रहा होगा, जिसका ऊपर ते जा रहा होगा ना वो एक का बात कहूंगा, अरे मैडम ग्रुप डी का ही तो पेपर है, ऐसा थोड़ी ना पूछ जाएगा भाई। बुझ जब देख लिए फॉर्म मेरा कितने भरे गए, मेरा होगा मेरी ख्याल से, है ना? इतने एक्टिव तो रहो सारे के सारे। क्लास अच्छी लग रही हो भाई थम्स अप जरूर कर देना, ठीक है? लाइक वाइक करते रहिए क्लास में। कह रहे मुझे कुल छात्रों में से 70% एक परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, उनमें से 2/5वें हिस्से में लड़कियां हैं। यदि विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या 4800 है तो परीक्षा पास करने वाले लड़कों की संख्या क्या होगी, समझना। कह रहे मुझे टोटल कितने हैं, 4800 है, 4800 का 70% ही पास हुआ है, बहुत बढ़िया बात है। और इसमें भी 2/5वीं लड़कियां हैं, 2/5वीं लड़कियां, यानी कि अगर 5 टोटल है तो उसमें से 2 लड़कियां हैं। 2 कौन है, गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, है ना? 5 माते 2 छोरी है, 5 में से 2 लड़कियां हैं, 5 में से 2 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने होंगे? आप कहोगे मैडम 3/5, यानी 5 में से 2 लड़कियां हैं तो 3 लड़के होंगे। क्वेश्चन ने यही पूछा है वे छोरे जो पास हुए, वो लड़के जो कि उत्तीर्ण हुए हैं। बोला ना कि उत्तीर्ण होने वाले लड़कों का मान कितना आएगा, बस यहां से कटपिटा के वैल्यू निकाल दो। जैसे जैसे भाई 2 0 ते 2 0 कट गई और 5 ते जागा 14 पे, है ना?
इकाई के अंक तो ना हो जा, चलो जी इकाई के अंक से देख लेते हैं। आप कहोगे मैडम जी 8 4 और 3 है, 4 तिया 12, 12 का 2 हो गया और 8 दूनी 16, 16 का कितना हो गया 6। मेरे क्वेश्चन का आंसर वो करेक्ट है जिसके कि इकाई के अंक पर, जिसके कि यूनिट प्लेस पर 6 आएगा। आप कहोगे ऐसा, एक ही तो ऑप्शन दिया है, सीधा टिक करिए, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। इसका छापो। इस तरीके के क्वेश्चन भी भाई घूम फिर कर बहुत सारे आते हैं। कहे कि ए का मासिक वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है, बी का वेतन सी के वेतन का 30% है। बहुत अच्छी बात है, समझना। कह रहे मुझे ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है। अगर बी का वेतन 100 है तो 20 अधिक यानी 120 हो गया, या कहूं काट के 6 और 5 लिख दो, ठीक है। दूसरी साइड चलो, कह रहे बी का वेतन सी के वेतन का 30% है, सी के वेतन का 30% है, यानी कि काट के 3 और 10 हो गया। आप एक काम करो ना, ए बी सी एक अनुपात बना लो। कितना? ए का मान है 6, बी का मान है 5, उरे बी का मान कितना है 3 और उरे कितना हो गया 10। जो भी जगह खाली है ना वहां पे उसका पड़ोसी रख दो। इसका पड़ोसी 5 हो गया, इसके पड़ोस वाली संख्या 3 होगी, तो 6 तिया 18, 5 तिया 15 और भाई 5 तिया 50। ए बी सी का मान मेरे पास में आ गया। क्वेश्चन कह रहा है मुझे इसका कुल वेतन है 74,700, टोटल कितना है 74,700। आप टोटल करना कितना आएगा एक बारी देखना। 8 और 5 आप कहोगे 13 हो गया, 5 6 7 और 1 8 हो गया। मेरे अनुसार टोटल है भाई 83 और यो कवे 74,700 है। एक यूनिट का मान निकालना है तो 74,700 ने 83 तक भाग कर दो, ठीक है। क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है कि सी का मान क्या होगा। सी का मान कितना है? आप कहोगे 50 है, 50 यूनिट का मान निकालना है ना। आंसर के लास्ट में देखो 0 तो 3 आएंगी, ठीक है। इसके अलावा 5 और 0, 3 5 15 ना भाई 9 आना चाहिए मेरे अनुसार। तो एक बार दोबारा देखते हैं, मैंने कोई वैल्यू तो गलत नहीं लिख दी इसमें। कह रहा है मुझे ए का मासिक वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है, यानी 6-5 का अनुपात। बी का वेतन सी के वेतन का 30% है, सी के वेतन का 30% है। 3 10 हो गया, 6 5 था और 3 10 था, उरे 5 उरे 3 6 3 18 5 3 15 5 3 50, ठीक है। कितना हो गया टोटल? 8 और 5 13 और ये हो गया 5 6 7 और 1 8 83 यूनिट बराबर है। ये 9 तो नहीं जाओगा, 830 पे तो खत्म है। 9 तिया 27 है, 9 8 72 74, 9 तो नहीं कटे गए हो। एक यूनिट का मान कितना हो गया? 900। एक यूनिट का मान कितना हो गया? 900। क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहे हैं कि इसमें सी का वेतन कितना है? 50 है, 9 5 45 और भाई 3 बैठी है 0। आप कहोगे मैडम 45,000, 45,000 यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट था। समझ में आया? मेरे अनुसार टोटल कितना हो गया? सबका मिला दो, ए प्लस बी प्लस सी 83। क्वेश्चन कह रहा है टोटल 74,700 है, काट दो, एक यूनिट का मान 900 आओगा। पूछे सी का हिस्सा यानी 50 यूनिट का मान निकालना है। सीधा 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 पुट करिए, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। इसका करो, इसका लगाइए, इसका लगाओ। रोजाना एक ही घंटे क्लास हो पाती है, लेकिन उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम हो पाते हैं। मेरे ख्याल से 20 से क्वेश्चन हो पाते होंगे, है ना। इसीलिए मैंने सोचा था भाई 70 क्वेश्चन है, और जब तक नहीं ओवर होंगे मैं स्टूडियो खाली करूंगी नहीं, चाहे 2 घंटे लग जाए चाहे 2.5 घंटे लग जाए। पहले तो मैंने 100 सोची थी, फिर मैं सोची यार 100 में एक बारी पहले 70 कर लेते हैं, अगले जो हफ्ता होगा वीकेंड होगा उसमें फिर मैं 100 क्वेश्चन की सीरीज ले आऊंगी। अगर ये वाली क्लास आपको अच्छी लगती है तो बता देना, अगली क्लास फिर ऐसे ही करा दूंगी टॉप 100 क्वेश्चंस की, है ना। एक के दिन में 100 क्वेश्चन नचीत अपने। कह रहे मुझे 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर निवेश की गई 3500 की राशि कितने वर्ष में 4500 हो जाएगी। 3500 रुपया तुमने उधार दिया और 4500 रुपया वापिस आओगे, यानी कि 1000 का ब्याज बैठ गया। फॉर्मूला पता है, SI बराबर PRT बटा 100, बस इसमें वैल्यू रखनी है, बात खत्म। ब्याज कितना है? आप कहोगे 1000 का है,
P फॉर प्रिंसिपल, मूलधन कितना है 3500, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10 है, टाइम मुझे पता नहीं, PRT अरबाई बट्टे में कितना हो गया 100, आप कहोगे 2 0 ते 2 0 और इस ते या कैंसिल होगी, बहुत बढ़िया। 5 7 35 है, 5 ते कटेगा 20 पे, टाइम निकालना है, आप कहोगे 20/7 हो गया, यानी कि 7 दूनी 14 और भाई 2 सही 6/7, या मैं सीधा कहूं कि ऑप्शन नंबर सी मेरे यहां से करेक्ट है। समझ आया? थम्स अप करिए और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में छाप दो। ऐसा एक क्वेश्चन शायद मैंने आपकी क्लास में करवा रखा है। कह रहे मुझे कि जब 240 रुपया प्रति किलो वाली 5 किलो चाय 450 रुपया वाली 10 किलो चाय के साथ मिलाई जाती है तो बनने वाली चाय के नए मिश्रण का औसत क्रय मूल्य कितना होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहे मुझे 240 रुपया की 1 किलो चाय आती है तो 5 किलो हो गई, हाँ जी। फिर कह रहे मुझे 450 रुपया किलो चाय है और इसने 10 किलो ली है, हाँ जी। टोटल कितनी ली है, 5 किलो या 10 किलो या यानी कि 15 किलो होगी। टोटल मारियो 24 5 120 यानी कि 1200 और यो हो गया 4500 और नीचे बैठा है 15, आप कहोगे हाँ जी। 5 और 2 आप कहोगे 7 और भाई यो हो गया 5700 और नीचे बैठा है 15। कि मैं कटे तो काट पीट दो, जिस तरह 15 ते काट लो, 15 तिया 45 और भाई यो हो गया 15 8 120, एक बैठेगी 0 यानी कि 380 रुपए पर केजी, या मैं कहूँ कि ऑप्शन नंबर सी आप में से जिस किसी का भी है भाई बिल्कुल करेक्ट है। समझ आया? तो अगले क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, मैं जब तक आपके लिए टाइमर लगा दे रही हूं, है ना। छाप फिर से टाइम एंड वर्क का है। कह रहे मुझे ए और बी मिलके किसी काम को 50 दिन में कर सकते हैं, दोनों मिलके 50 दिन में कर देंगे। ए बी से 40% कम दक्ष है तो ए अकेला काम को करते हुए 60% काम कितने दिन में पूरा कर देगा। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन था ना, उसी के जैसा क्वेश्चन है। कह रहे मुझे ए बी से 40% कम दक्ष है, ए बी से 40% कम है। अगर बी 100 है तो इससे 40 कम यानी कि ए का मान 60 हो गया, इसने काट लो 3 पे और यो कटेगा 5 पे, यानी इनकी कार्य क्षमता होगी। ए जो है एक दिन में 3 काम करेगा और बी कितने करेगा, 5 करेगा। बहुत बढ़िया। कह रहे दोनों मिलकर 50 दिन में काम ने कर ले होंगे। क्वेश्चन कह रहा है मुझे टोटल वर्क कितना है, ए और बी मिलके 50 दिन में जितना काम करेंगे ना, यो टोटल वर्क कुल कार्य है। दोनों मिलके कितना काम करेंगे, 5 + 3 8, तो 8 5 40, आप कहोगे टोटल वर्क कितना हो गया 400। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन मेरे से कह रहा है टोटल वर्क का, टोटल जो काम है उसका 60%, प्रतिशत हटेगा, नीचे आऊंगी 2 0, यानी कि 240 काम करवाना है। किससे? 240 काम ए अकेला करेगा, ए अकेला, ए अकेला, ए ते करवाना है कितना काम, 240 काम। ए एक दिन में कितना काम करे है, 3 काम, तो बेटा 240 काम करने में कितना समय लगेगा, 80 दिन का, या मैं सीधा कहूं कि ऑप्शन नंबर सी जिस किसी का भी आंसर है। बहुत बढ़िया, अपना एक क्वेश्चन टिक कर लेना, ठीक है। अगले पर आते हैं भाई, इसका लगाओ कितना करोगे, इसका छाप दो, ये भी टाइम एंड वर्क का ही है, इसका लगाओ। तो जन्नत है, इसका छापो। कह रहे मुझे 20 पुरुष हैं जो कि 8 दिन में एक दीवार पेंट कर सकते हैं। 4 दिन में पेंटिंग का काम खत्म करने के लिए कितने अधिक पुरुषों की आवश्यकता होगी। एक फॉर्मूला सुन रखा होगा, M1 D1 H1 by W1 बराबर होता है M2 D2 H2 बटे W2 के। सुन रखा होगा, M2 D2 H2 by W2, इसने बोला करें MDH वाला फॉर्मूला सुन रखा होगा। MDH फॉर्मूला, MDH फॉर्मूला वही मसाले जो आते थे ना, MDH वाला वही याद कर लो। कह रहे मुझे 20 पुरुष का 8 दिन का काम है, 8 दिन का काम है, तो भाई कितने व्यक्ति इस काम ने 4 दिन में कर देंगे। आप कहोगे मैडम काट के देख लो, 4 तक कटेगा भाई, 4 दूनी 8 यानी कि 40 व्यक्ति।
40 व्यक्ति, ठीक है, 40 व्यक्ति, 40 व्यक्ति। क्वेश्चन कह रहा है 20 पुरुष तो पहले थे हैं इस दूरे, 40 में 20 घटा दो तो एक्स्ट्रा, इसने बोला ना कितने अधिक पुरुष की आवश्यकता होगी, 20 तो पहले से थे, कितने अधिक चाहिए होंगे, 20 पुरुष और चाहिए होंगे। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 20 आएगा। इसमें ध्यान रखा करो, एग्जामिनर फंसाने की कोशिश करता है। अगर उसने ये पूछ लिया आपसे क्या कि कितने पुरुष, ये अधिक शब्द ना होता, ऐसे पूछ लेता क्वेश्चन कि बताओ कितने पुरुष की आवश्यकता होगी, तो अपना 40 आंसर बिल्कुल करेक्ट था। लेकिन इसने ये अधिक शब्द लगा दिया ना, अधिक शब्द लगा दिया, इसका मतलब कि मेरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भाई 20 बनेगा। एक बारी देख लेना, जितने भी स्टूडेंट्स है, जिसने भी धोखा खाया, जिसका भी आंसर 40 आया है, गलत है। इसका छापियो, दिख रहा होगा, विजिबल तो होगा, है ना। ये कोई आकृति दे रखी है, एओबी एक सीधी रेखा है, ठीक है। इसमें आपको थीटा का मान निकालना है। आपको ये पता है कि किसी भी लाइन के ऊपर जो टोटल एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। किसी भी लाइन के ऊपर, किसी भी लाइन सेगमेंट के ऊपर जो टोटल एंगल बनेगा भाई 180 डिग्री का बनेगा। मेरे ख्याल से बेरा होगा, है ना। बाइलिनियर पेयर बचपन में कितने क्वेश्चन करे थे इसे मैथ के। कुछ नहीं करना, इन सारे एंगल का टोटल मार दो। थीटा प्लस 15 है, पूरे 70 डिग्री है, और ये थीटा माइनस का 5 है। इन सब का टोटल 180 के बराबर कर दो, बात हो गई है खत्म। जैसे 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 भाई थीटा और थीटा आप कहोगे ट्वाइस ऑफ थीटा हो गया, है ना। 15 और ये हो गया अपना कितना 70, 80 और 5 85, 85 में से इसने घटा दो, आप कहोगे 80 बराबर बैठे 180 के। ये हो गया ट्वाइस ऑफ थीटा। ये 80 उत जाओगा तो घटाना पड़ेगा, थीटा का मान निकालना है, आप कहोगे 50 डिग्री, या मैं सीधा कहूं कि ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट है। समझ आ रहा है? साथ के साथ थम्स अप और थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पॉन्स कमेंट सेक्शन में भाई जरूर करना। अगर समझ आ रही है क्लास तो मुझे बता देना। अगले सैटरडे में या संडे में क्लास ले आऊंगी जिसमें 100 क्वेश्चंस करवा दूंगी। फिर चाहे वो क्लास 3 घंटे चले, 4 घंटे चले, लंबी सारी सी एक क्लास ले लूंगी। आप फिर जब भी फ्री हो, जैसे 2 घंटे देख लिया आपने, है ना, फिर ब्रेक ले लिया, फिर 2 घंटे देख ली, इस तरीके से वो लंबी सी क्लास जब भी आप जैसे जैसे फ्री हो उसके अनुसार करते जाना। इसका लगाओ कितना आएगा? मेंशुरेशन से भी क्वेश्चन आएगा भाई, मोस्ट प्रोबेबली एक क्वेश्चन फंस ही जाएगा। क्षेत्रामिति सुना है, बचपन तक पढ़न भी तो लाग रहे हैं। बेलन का फॉर्मूला 2D का क्वेश्चन भी आ सकता है, 3D का भी आ सकता है, डिपेंड करता है। कह रहा मुझे क्वेश्चन कि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व्ड सरफेस एरिया दिया गया है। बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, बेलन का आयतन क्या होगा? भाई ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बस डिजिट बदल रखी है, डिट्टो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में फंसा था। कह रहे मुझे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप कहोगे 2 पाई आर एच किसके बराबर दे रखे है? 484 के। इसने 2 तक काट लूं, आप कहोगे पाई आर एच बचेगा, और 2 दूनी 2 चौका 2 दूनी, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन मेरे से पूछना चाह रहा है इसका आयतन क्या होगा? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। आयतन निकालने का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। आप थोड़ी सी बुद्धि लगा लो, क्या मैं इसको खोल के लिख दूं? पाई आर एच और गुना में आर, है ना। पाई आर एच का मान तो 242 और गुना करवा दो आर थे, तो मेरा आंसर हो रहा है आ जाएगा। ऐसी बात है? आप कहोगे हाँ जी मैडम ऐसी बात है, ठीक है। समझना, यहां से मुझे नहीं पता आंसर क्या आएगा, लेकिन मेरा जो भी आंसर आएगा ना वो 2 से जरूर कटेगा, है ना। 242 ते गुना होगा आंसर आओगा बेटा, 242 2 ते कटेगा, यानी मेरे क्वेश्चन का जो भी आंसर आएगा वो 2 से जरूर कटेगा। मेरे क्वेश्चन का जो भी आंसर आओगा वो 2 ते जरूर कटेगा। 2 से कटने वाली संख्या, 2 से कटने वाली संख्या एक ही संख्या है जो कि 2 से कटेगी। सीधा टिक कर दो, ऑप्शन नंबर से मेरा करेक्ट है। अगर इस क्वेश्चन को तरीके से करने लग गए ना तुम, 2 पाई आर एच, इसमें वैल्यू रखोगे कि ऊंचाई कितनी दे रखी है, पाई का मान रखोगे, कट पिटा के रेडियस आओगी। रेडियस आया पीछे, जो आयतन निकालने का फॉर्मूला है इसमें रखोगे वैल्यू, तब जाकर के आपका आंसर निकलेगा। इतना लंबा चौड़ा मत करियो, इस तरीके से मैं मतलब ऐसे ही कराती हूँ, है ना। मेरा मानना है भाई, तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बैठ के कैलकुलेशन करने लाग रहे हो, फिर फायदा क्यों होया? तो इससे बेस्ट है, इससे बढ़िया है। सबसे पहला काम, जैसे ही क्वेश्चन दिख जाए ना, क्वेश्चन आते पेन उठा के मत लग जाया करो,
इसको 10-15 सेकंड दिया करो कि क्वेश्चन को एनालिसिस करने के लिए, है ना। थोड़ा सा ऑप्शंस पे नजर मारा करो। सच्चे दिल पे हाथ रख के बताइए कितने बच्चे ऐसे हैं जो क्वेश्चन देखते ही पेन उठा के सॉल्यूशन करते हैं, फिर ऑप्शन देखते हैं कि चारा मत कौन सा है, फिर उसने टिक करके फिर आगे बढ़ेंगे। गलत तरीका है। सबसे पहले क्वेश्चन आते ही 10 से 15 सेकंड अपने दिमाग को देनी है, इसको एनालिसिस करने दिया करो, इसको ऑप्शन देखने दिया करो, इसको थोड़ी बुद्धि लगाने दिया करो कि क्या मैं इसमें शॉर्टकट कर सकता हूं। और अगर आ जाए आंसर आपका, बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। अगर नहीं आ पाता तो अपना कॉन्सेप्ट तो हमें आते ही, फिर तरीके से सॉल्व करना शुरू करा करो। आया समझ में? चलो फिर आगे कोई क्वेश्चन आएगा इसी तरीके से और इसी तरीके से उड़ा देंगे, टेंशन ना लियो। इसका लगाओ। एक ट्रेन है जो कि 1000 मीटर लंबे पुल को 15 सेकंड में पार करती है, और कह रहे 1300 मीटर लंबे अन्य पुल को 19 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई कितनी है? आप पहले ये बताइए मुझे कि इसमें अंतर कितने का है। 1300 में और 1000 में अंतर है 300 मीटर का, 300 मीटर का। और समय में अंतर कितना है? 19 और 15। आप कहोगे 4 सेकंड का अंतर है। बहुत बढ़िया, यानी कि चाल निकाल सकती हूं। आप कहोगे हाँ जी। 4 ते कटेगा 25 और 25 दिया 75, यानी कि 75 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल हो गई। बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्वेश्चन ने चाल तो पूछी ही नहीं। चाल तो पूछा ना राखी उसने। क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है मेरे से? कह रहे ट्रेन की लंबाई कितनी है, ट्रेन की लंबाई कितनी है, ट्रेन की लंबाई कितनी है। आपको फॉर्मूला पता है, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड लगा दो यहां से। कह रहे क्वेश्चन मुझे 1000 मीटर लंबा पुल है 15 सेकंड में, 15 सेकंड में 1000 मीटर लंबा पुल है। ट्रेन की लंबाई बेरा कोनी और चाल कितने की थी? 75 की थी। 75 ऊपर लाई हूं, 15 5 75, 15 7 105, 7 5 12, और ये बराबर बैठे 1000 और प्लस का कितना है? 1 से 1000 उड़ाना होगा, कट पिटा के कितना बैठेगा? 125 मीटर। ट्रेन की लंबाई पूछ रखी है, सीधा वैल्यू रखिए 125 मीटर्स, या मैं कहूं ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। इसका लगाइए। एक और क्वेश्चन आपका ट्रेन से ही रिलेटेड, टाइमर में लगा दे रही हूं भाई, सोच समझ के आंसर करना, गलत नहीं करना है, ठीक है। छाप दो। कह रहा है आपसे समान दिशा में 36 की गति से यात्रा कर रहे व्यक्ति को पार करने के लिए 60 की गति से चलने वाली 200 मीटर लंबी ट्रेन द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए कितना है। समान दिशा में 36 की गति से यात्रा कर रहे व्यक्ति को पार किया है। व्यक्ति की चाल 60 मीटर प्रति सेकंड है और 200 मीटर ट्रेन है, तो मुझे समय निकालना है। मैडम जी टाइम निकालना है तो आप डिस्टेंस बाय स्पीड कर दो, समय निकालना है दूरी बटा चाल कर दो। चाल कौन सी लिखेंगे? सापेक्ष चाल। कह रहे मुझे दोनों समान दिशा में जाते हैं, समान दिशा में सापेक्ष चाल होती है, दोनों की चाल का अंतर। चाल कितनी है? आप कहोगे मैडम ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको पहले मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दो तो 5/18 से गुना, 18 दूनी 36, तो मैं इसको लिख दूंगी 10 मीटर प्रति सेकंड। आप कहोगे हाँ जी। चाल कितने की है? आप कहोगे 10 की है। समय निकालना था, हाँ जी।
दूरी कितनी है, आप कहोगे मैडम 200 मीटर की ट्रेन की लंबाई है, और चाल कितनी आएगी, ये 10 है और ये कितना था 60 है। आप कहोगे 60 में से 10 घटा दो, यानी कि 50 मीटर प्रति सेकंड की सापेक्ष चाल है, यहां पर लिख दो। 0 से 0, 5 से घटेगा 4 पर, आप कहोगे 4 सेकंड का समय लगेगा, या मैं सीधा कहूं कि ऑप्शन नंबर ए आप में से जिस किसी का भी आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। अगले पर आते भाई, इसका छापियो। एक चुटकी सी आइडेंटिटी बस आपको याद होनी चाहिए, है ना। कह रहे मुझे पी की क्यूब प्लस में क्यू की क्यूब निकालनी है। पी क्यूब प्लस में क्यू क्यूब आपको निकालनी है। आप कहोगे मैडम जी ए प्लस बी, है ना, फिर जाएगा मेरे पास ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और माइनस का ए बी, बस इसमें वैल्यूज रख दो, अलग से कोई रॉकेट साइंस नहीं। P प्लस क्यू तो मुझे 7 दिया ही है। वर्ग कैसे निकाले, आप कहोगे मैडम इस पे ना आप दोनों साइड वर्ग कर दो, दोनों साइड आप स्क्वायर कर दो। ये कितना होगा, आप कहोगे P का वर्ग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ट्वाइस ऑफ ए बी और बराबर है 7 का वर्ग यानी 49। ये हो गया P का क्यूब वर्ग प्लस में ये, और पी क्यू कितना है 5, तो ये हो गया 5 दूनी 10 बराबर किसके है 14 के। तो ये हो गया P का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर किसके बराबर है 4 के। 4 माइनस का P इंटू क्यू कितना हो गया 5 हो गया। कोई एरर कर दी क्या हमने, P इंटू क्यू 5 दे रखा था, एक बार वर्ग दोबारा से देखो, 14 है 10 उधर जाएगा तो आप कहोगे मैडम जी 4 ही बचेगा, और ये जाएगा मेरे पास कितना, ना यार हमने कोई गलती करी है फिर तो, है ना। P प्लस क्यू कह रहा था मुझे 7 है, और भाई पी क्यू 5 ही दिया है, मैंने वैल्यू सही लिखी है, एक बार वैल्यूज चेक करो क्रॉस में, सही लिखी है क्या, पांच है और ये 7 है। P प्लस क्यू कितना था 7 था, और भाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मैंने किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ट्वाइस ऑफ ए बी बराबर है 7 का वर्ग 49 है भाई। ये 14 का ही लिख दिया मैंने, 49 है। 10 इधर जाएगा तो आप कहोगे मैडम 39 बचेगा। अब ठीक करिए, है ना। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को मैं 39 लिख दूं, माइनस का पी क्यू का मान कितना है 5 है। 9 में से 5 जाएगा 4 यानी कि 34 है। 7 चौका 28 है, 4 तिया 12, 12 और 2 आप कहोगे 14 यानी कि 148 आना चाहिए। क्या कर दिया मैंने, 7 चौका 28, 2 7 21 22 23, ये होगा मेरे पास में 238 238, है ना। 238 यानी कि 238 यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट है। एरर थी, एक बार देख लेना, मैंने वैल्यू गलती से गलत लिख दी, पता नहीं 49 था, गलती से 14 लिखा गया। समझ आया, कुछ नहीं करना भाई, फॉर्मूले में बस वैल्यू रख दो। P प्लस क्यू का मान दे रखा था, स्क्वायर निकालने के लिए मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, कट पिटा के वैल्यूज आ गई, बस पुट कर दो, लास्ट में जाकर के 238 मेरे यहाँ से करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इसका लगाइए। कह रहे मुझे ए का वेतन बी के वेतन से 35% अधिक है। अगर बी का वेतन 100 है तो ए का 35 अधिक है, यानी 135 हो गया। कह रहे मुझे ए के वेतन से, क्या कह रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है, 35 कम है। जिसके साथ में से लग रखा है ना, लिख लेना, जिसके भी साथ में से या फिर का शब्द लग रखा है वो संख्या हमेशा हम नीचे लिखते हैं, या लिख लेना भाई डिनोमिनेटर पर लिखी जाती है। कह रहे मुझे ए के वेतन से किसके साथ लग गया, ए के साथ में, तो ए को नीचे लिख दो और गुना करवा दो 100 से, क्योंकि आंसर चाहिए मुझे प्रतिशत में। 5 से घटेगा 7, 5 दूनी 10, 5 7 35 हो गया, ऊपर जाएगा 700, नीचे हो गया 27, है ना। कट पिटा के कुछ आंसर निकाला जा सकता है। आप कहोगे मैडम 2 पे ही घटेगा, ये 54, 3 पे तो ज्यादा हो जाएगा, 7 21, 3 दूनी 6, 81 81 तो ना, आप कहोगे 2 से ही जाएगा, बहुत अच्छी बात है। कितना 54, है ना।
60 आप कहोगे मैडम जी 16 यानी कि 160 हो गया, बहुत अच्छी बात है। 3 5 15 25 पॉइंट समथिंग आएगा, 25 पॉइंट समथिंग आएगा। इसने एग्जैक्ट नहीं दे रखा, इसने खुद ही बोला है कि निकटम नियरेस्ट आंसर आपको यहां से फाइंड आउट करना है। कितना जाएगा 26%। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते भाई, इसका लगाइए कितना आएगा। इसका छापो। कितने क्वेश्चन हो गए यार अभी तक? 30-35 तो हो गए होंगे मेरे ख्याल से, है ना? कितने हो गए एक बारी गिन के बताओ। कह रहे मुझे कि 35 व्यक्तियों की औसत आयु 40 वर्ष दी गई है। 35 वर्ष की औसत आयु वाले 5 नए व्यक्ति उनके साथ में जुड़ जाते हैं। सभी व्यक्तियों की औसत आयु क्या है? आपको ये पता है कि अगर हम औसत की एवरेज की गुना करवा दें जितने मेरे पास में संख्या है उससे, तो हमारा योग निकल करके आता है, पता होगा। कि 35 व्यक्ति दिए गए हैं जिनकी की औसत आयु 40 है, तो आप सोल्व कर सकते हो। कैसे? मैडम जी 4 3 12, आप कहोगे 1400 हो गया है, बहुत अच्छी बात है। आगे चलिए। कह रहे मुझे 35 वर्ष की आयु वाले 5 नए सदस्य और आ गए। 5 सदस्य और आगे जिनकी की 35 वर्ष की आयु है, तो 5 5 25, 5 3 15 और 2 आप कहोगे 17 हो गया। यानी कि अगर टोटल की बात की जाए तो 35 और 5 आप कहोगे 40 हो गया। ये जाएगा 5, ये हो गया 7, 4 और 1 5, आप कहोगे 1575 के बराबर है। बहुत अच्छी बात है। कुछ कट रहे तो काट भी सकते हैं, जैसे जैसे कि 1575 बटा 40 कर दो। ठीक है भाई, ये घटेगा मेरे पास कितने पर? 5 8 40 और 5 3 15, 5 एकम 5, 5 5 25 है ना। 8 से सोल्व करना, आप कहोगे 8 3 24 हो गया। ठीक है, 8 नीमा 72 हो गया। बचेगा कितना? 3, नीचे बैठे 8, 39 सही 3 बटा 8। या मैं सीधा कहूं कि भाई ऑप्शन नंबर बी आप में से जिस किसी का भी आंसर रहा है, बहुत बढ़िया। अगले पर आते, इसका लगाइए। इस वाले क्वेश्चन का आंसर लगाइए, कितना आएगा? क्वेश्चन कह रहे हैं मुझे कि यदि एक साड़ी को 3060 में बेचा जाता है तो विक्रेता को 15% की हानि का सामना करना पड़ता है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर बेचना चाहिए? बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले इसमें क्रय मूल्य निकालेंगे सोल्व करके, उसके बाद फिर उस पर 20% का लाभ निकालेंगे। इतनी रामायण नहीं करनी है ना। 4 3 7 2 9, 6 3 9, 6 5 11 4, भाई साहब डी तो होगा नहीं, है ना। बाकी सारे ऑप्शन एग्जामिनर ने चालाकी से ही बना रखे। कह रहे मुझे कि 3060 रुपया में बेचता है तो 15 की हानि होती है। 100 पे 15 की हानि, आप कहोगे मैडम ये 85% का मान दिया है ना। 100 पे 15 की हानि यानी 85% का मान दिया गया है। इतना तो पता होगा कि मैडम क्रय मूल्य हमेशा 100 लेकर के चलते हैं हम लोग। अगर हानि होती है तो 100 में से घटा दो, लाभ होता है तो हम 100 में जोड़ देते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं 20% का लाभ होगा, यानी 120% का मान मेरे से पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन हो चुका है आपका खत्म। अगर ये 85% का मान है तो 120% का मान कितना होगा? आप कहोगे मैडम 0 से 0 काट लो, बहुत अच्छी बात है। 5 से घटेगा 17 पर, आप कहोगे मैडम जी ये जाएगा मेरे पास कितना? 5 से 5 छिक्का 30, और ये जाएगा मेरे पास में 5 एकम 5, 5 तो नहीं, 17 से काट लो। आप कहोगे मैडम 17 से 17 तिया 51, और ये जाएगा 6 पर, ये जाएगा 12 छिक्का 72, 12 तिया 36, है ना। 6 6 12, आप कहोगे 42, एक बैठी है 0, यानी कि 4220। कोई एरर करती क्या? लास्ट में ये जाएगा 4320 जाएगा। दो एक तो 0 आएगी, है ना, और 6 दूनी 12, 12 का 2 आएगा। मेरे क्वेश्चन का आंसर वो करेक्ट है जिसके कि लास्ट में 20 बैठ है। 20 मुझे एक ही ऑप्शन पर दिखाई दे रहा है, सीधा उड़ा दो, ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट है। डायरेक्ट एक ही स्टेप में पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। कोई जरूरत नहीं है आपको कि बेफिजुल में पूरा क्वेश्चन में आप लगे पड़े हो, पहले क्रय मूल्य निकाल रहे हो, टाइम वेस्ट करने की कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है भाई, सीधा लगाओ इस तरीके से। इसका लगाइयो कितना होगा? टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का दिया है ना।
कि एक व्यक्ति है जो कि 9 की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है और 18 की गति से उसी दूरी का दोगुनी दूरी तय करता है, तो औसत गति क्या है उसकी? 9 की गति से गया और 18 की गति, फिर से समझो, कह रहे मुझे कि 9 किलोमीटर प्रति घंटे से एक निश्चित दूरी तय करता है और उसकी दुगुनी दूरी 18 की गति से तय करता है, मुझे उसकी स्पीड निकालनी है। आप कहोगे हाँ जी, औसत चाल हमें निकालनी है। कौन से वाला फॉर्मूला? आप कहोगे टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। लगा दे। नौ की गति से एक निश्चित दूरी उसने तय करी और 18 की गति से उसी दूरी का दोगुनी दूरी उसने तय करके वो वापस आया है। मान के चल लेते भाई, दूरी कितनी थी? 18 किलोमीटर की। ठीक है, 18 किलोमीटर की। आप कह रहे हो मुझे चाल निकालनी है, स्पीड। हाँ जी मैडम जी, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन कर दो। चलो जी, दूरी कितनी उसने ट्रेवल करी है? पहले 18 और फिर इसकी दुगनी, 18 की दुगनी आप कहोगे 36 किलोमीटर। टोटल कितना हो गया? आप कहोगे 54 हो गया। चलो जी, टोटल डिस्टेंस है 54 का, टाइम निकालना है, आप कहोगे डिस्टेंस बाय स्पीड कर दो। डिस्टेंस कितना था? 9 का, सॉरी 18 का, तो 9 की चाल से। उसके बाद 36 गया है तो 18 की चाल से। ऐसे ही कुछ कट रहा है तो मैं काट भी सकती हूँ, जैसे कि 9 दूनी 18 हो गया और भाई 18 से भी जाएगा 2 पर, 54 और बट्टे में कितना हो गया? 4। आप कहोगे 4 एकम 4 तिया 12 और भाई 4 5 20, 13.5 मेरे क्वेश्चन का यहाँ से करेक्ट आंसर बैठेगा, या मैं कहूँ कि ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट है। फिर से बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। कह रहे मुझे इसने दूरी दे नहीं रखी, आप अपनी मर्जी से ले लो, लेकिन ऐसी दूरी लेना जो 9 और 18 से कट जाए, इसलिए मैंने 9 और 18 का एलसीएम ले लिया 18। कि जाते वक्त गया था 18 किलोमीटर, फिर उसकी दोगुनी दूरी यानी कि 36 किलोमीटर उसने ट्रेवल करी 18 की चाल से। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, फॉर्मूला कह रहा है हमारा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यानी कि कुल दूरी बट्टा कुल समय। दूरी कितनी होगी टोटल? 18 और 36 54 हो गई, जिसमें 18 किलोमीटर 9 की चाल से, 36 किलोमीटर 18 की चाल से गया है। नीचे टाइम आएगा, टाइम कितना हो गया? 4, ऊपर कितना है? 54, कट पिटा के बैठेगा 13.5। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। इसका लगाइए, एज वाला क्वेश्चन, आयु संबंधित प्रश्न है ना, एज वाला क्वेश्चन है भाई, सोच समझ के करो कितना आएगा। सही कर लिया वैसे हमने, 1 घंटे में 34वां क्वेश्चन है ये। 1 घंटे में वैसे क्लास में तो 20 21 22 ही हो पाते हैं, है ना। चलो जी, कह रहे मुझे एक पिता आज अपने बेटे से 4 गुना बड़ा है। फादर है ना, फादर साहब अपने बेटे से 4 गुना बड़े। कब? अब यानी वर्तमान में, प्रेजेंट में। कह रहे मुझे 24 साल के बाद अनुपात 1 और 3 का होगा। कब? इसकी आयु भी 24 साल के बाद और इसकी आयु भी 24 साल के बाद। बहुत बढ़िया। कह रहे मुझे पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी? बाद में देखेंगे, सबसे पहले एक तरीका सीखते हैं, एक नया मेथड सीखते हैं, जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लाई। जिसको आती है ध्यान से सुनना, आपका रिवीजन होगा। जिसको नहीं आती ध्यान से सुनना, समझना बात को। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे लगानी है? इन दोनों की गुना, आप कहोगे 72, माइनस इन दोनों की गुना, आप कहोगे 24 है, इज इक्वल टू 4 तिया आप कहोगे 12 और भाई माइनस का 1 हो गया, आप कहोगे 11। 12 में से 4 घटाऊंगी 8 हो गया, 6 में से 2 जाएगा 4 हो गया, आप कहोगे हाँ जी ऐसा ही है। क्या कर दिया मैंने? 48 और भाई 4 तिया 12, 1 3 का अनुपात बैठेगा ना। पिता आज अपने बेटे से 4 गुना बड़ा है, 24 साल के बाद पुत्र और पिता की आयु का अनुपात। अच्छा उल्टा दे रखा है यार, उल्टा दे रखा है, समझो बात को। कह रहे मुझे समझना इसको, कह रहे कि 24 साल के बाद पुत्र और पिता, पहले पुत्र है फिर पिता है, पहले पुत्र है फिर पिता है, इस तरीके से अनुपात आएगा।
वैसे भी कॉमन सेंस है मैडम, फादर की एज ज्यादा होगी, 3 एक ही आएगा। वैसे इसमें देख लो, चाहे अनुपात में इसने पहले क्या बोला है, पहले बेटा बोला है तो बेटे का मान 1 हो गया, बाद में पिता है तो पिता का मान 3 हो गया। अब लगाओ क्रॉस मल्टीप्लाई। ये कब हुआ, 24 साल बाद, और ये भी कब की बात है, 24 साल बाद। अब जैसे सिखा रही थी ना, क्रॉस मल्टीप्लाई लगाओ। 24 तिया आप कहोगे 72 है, माइनस का 24 एकम 24 है, ऊपर करियो 4 एकम 4 और माइनस का 3 एकम 3 हो गया। 4 में से 3 जाओगा 1 और उड़ाते बैठेगा 48, यानी 1 यूनिट का मान 48 48 के बराबर है। क्वेश्चन पूछना चाह रहे पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है प्रेजेंट में, 1 यूनिट का मान ही कितना आएगा 48, यानी कि मैं कह सकती हूँ ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। समझ आया? तो अगले क्वेश्चन पर आते हुए भैया इसका छाप दो कितना आएगा। टाइमर लगा दूं, चलो जी लगाइए आंसर। कह रहे मुझे कि जॉन को एक परीक्षा में 20% अंक मिले और 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया है। आप कहोगे हाँ जी ऐसा ही हुआ। उस परीक्षा में जैक को 35% अंक मिले हैं, जो कि न्यूनतम अंक से 20 उसके अधिक थे। ठीक है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत क्या होगा, बस ये फाइंड आउट करना है, समझना। कह रहे जॉन की बात करें तो 20% अंक उसको मिल गए, 10 नंबर से बेचारा फेल हो गया, मैंने इसको 10 नंबर दे दिए, पास हो जा। दूसरी साइड कह रहा है 35% अंक मिले हैं, लेकिन वह 20 अंक अधिक हैं, तो इसके 20 नंबर इससे छीन लो। यो भी पासिंग लाइन पे खड़ा है, यो भी पासिंग लाइन पे, दोनों एक ही सिचुएशन पे खड़े हैं, दोनों बराबर ही है, तो बराबर कर दो। प्रतिशत की वैल्यूज एक साइड करो, बगैर प्रतिशत एक साइड कर दो। ये 20 इधर आएगा तो 35 में से 20 घटा दो, आप कहोगे 15 हो गया। माइनस का 20 इधर आएगा, आप कहोगे 30 हो गया। इसको काट लो, यानी 1% का मान हो गया 2 के बराबर। बहुत अच्छी बात है। कह रहा मुझे पास होने के लिए न्यूनतम अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, आप चाहे इधर से वैल्यूज निकाल लो चाहे इधर से निकाल लो, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। कह रहे पास होने के लिए कितना प्रतिशत चाहिए, मुझे इतना बता दो कि 2 यूनिट का मान 1% है, तो 10 का मान कितना होगा, आप कहोगे 5%, है ना। 2 का 5 गुना, 2 5 10, तो इधर भी 5 गुना कर दो। पास होने के लिए कितना चाहिए मैडम, 20% तो था ही, प्लस में इसका मान कितना है 5 है, 20 + 5 यानी 25% नंबर आपको लाने होंगे अगर आपको पास होना है तो। या मैं सीधा कहूं कि ऑप्शन नंबर सी, जिस किसी का भी आंसर है भाई कमेंट में। बहुत बढ़िया, समझ आया, थम्स अप करिए। और अगला क्वेश्चन मैं स्क्रीन पर लगा रही हूं, इसका आंसर छापो कितना करोगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ी सी बुद्धि लगानी है बस, है ना। कह रहे मुझे एक व्यक्ति है जो कि समबाहु त्रिभुज जिसकी की सारी भुजाएं बराबर है, कह रहे मुझे 12 की, 24 की और 8 की गति से यात्रा करता है, तो उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए।
एवरेज स्पीड मुझे निकालनी है, आप कहोगे हाँ जी। कह रहे मुझे कि 3 समान दूरियां लेकिन अलग अलग चाल से इसने तय करी। 3 समान दूरियां लेकिन इसने अलग अलग चाल से तय करी हैं, यानी एवरेज स्पीड आपका बराबर होगा थ्राइस ऑफ एक्स वाई जेड, बट्टे में हो गया एक्स वाई, प्लस का हो गया वाई जेड और प्लस का हो गया जेड एक्स। आप कहोगे हाँ जी ऐसा ही है, बस ये फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि समबाहु त्रिभुज दिया है इसने, है ना। यहां से यहां तक आया, फिर यहां तक आया और फिर यहां तक आया, तीनों भुजा बराबर है, यानी उसने 3 बराबर दूरी तय कर ली लेकिन अलग अलग चाल रही है। तो सीधा फॉर्मूला लगाइए थ्राइस ऑफ एक्स वाई जेड बटा एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स। आप कहोगे इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो और इसको जेड मान लो, वैल्यूज रख दो। ऊपर तो जाएगा थ्राइस ऑफ एक्स वाई जेड, मैं एज इट इज लिख दूं, हाँ जी लिख दो। एक्स का मान कितना है भाई 12, वाई कितना है 24 और जेड कितना है 8 है। नीचे जाएगा एक्स इंटू वाई, एक्स का मान 12 है और वाई का मान कितना है 24 है, और प्लस का वाई इंटू जेड और प्लस का 12 गुना 8 हो गया। बहुत अच्छी बात है, सॉल्व करना थोड़ा सा इसको। आप कहोगे मैडम जी 12 × 36, 12 × 48, 12 दूनी 24 और 4 आप कहोगे 28 हो गया, प्लस का 8 × 32 हो गया, 8 दूनी 16 और 3 19 हो गया, 12 8 96, टोटल कितना है एक बार टोटल देखें। आप कहोगे 6 6 2 8 और 8 16, एक आएगी कैरी, 9 9 18, 9 3 27, 2 आएगी कैरी, है ना। 2 2 4 और 1 5, आप कहोगे 576 है। जितना जहां पर जो कैंसिल कर सकते हो उड़ा दो क्वेश्चन। 8 से घटेगा, 8 7 56, 8 दूनी 16 है, ठीक है। 12 दूनी 24 है और भाई 12 या इसको ही कर लो ना सीधा 24 से, है ना, 24 को ही निपटा लो। 24 ते जाओगा 3 पे और 3 ते 3 कैंसिल, बचेगा कितना 12। 12 का मतलब था ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ से करेक्ट है। समझ आ रहा है, साथ के साथ थम्स अप जरूर करते चलना भाई। और एक क्लास में सोच रही हूँ आपकी लंबी सी क्लास ले आऊँ 5-6 घंटे टाइप, है ना, और उसमें अपन 150-200 क्वेश्चन एक ही क्लास में उड़ा दें। अगर वो वाली क्लास लानी है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, नहीं लानी हो तो भी बता देना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तब तक इसका लगाइए कि 1200 रुपए के अंकित मूल्य, 1200 रुपए के अंकित मूल्य के साथ एक मेज को 2 क्रमिक छूट, एक 20% की, एक 10% की, इसके बाद बेचा जाता है तो मेज की समतुल्य छूट क्या होगी, यानी कि आपका क्रमिक बट्टा वाला क्वेश्चन है। मैंने फॉर्मूला बहुत बार बताया है, कमेंट में छापना एक बारी। क्रमिक बट्टा आपको निकालना हो, क्रमिक बट्टा यानी कि सक्सेसिव चेंज कैसे निकाला जाता है, एक चुटका सा फॉर्मूला याद करना है बस, है ना। सक्सेसिव डिस्काउंट अगर निकालना है, एक छोटा सा फॉर्मूला भाई किस किस को याद है। आप कहोगे मैडम सीधा लिखिए क्या कि x प्लस का y माइनस का एक्स वाई और बट्टे का हो गया 100, बस इसमें वैल्यूज रख दो, अलग से कुछ नहीं करना। x प्लस का y माइनस का एक्स वाई और बट्टे में जाएगा 100, वैल्यूज रखना। पहली संख्या का मान x है, दूसरे वाली का y है। आप कहोगे 20 प्लस का 10 माइनस का 20 गुने का 10 और बट्टे का हो गया 100। कुछ भी कैंसिल कर सकते हो तो कर दो, जैसे 2 0 से 2 0 कैंसिल, 20 और 10 30, 30 में से 2 घटाना है, आप कहोगे 28%, या मैं कहूं कि ऑप्शन नंबर सी मेरा यहां से बिल्कुल करेक्ट है। याद रखना क्रमिक बट्टा बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। तुम कहोगे 1200 का क्या करना है, कुछ नहीं करना, है ना, ऐसे ही दे रखा था बस कंफ्यूज करने के लिए, अचार डालने के लिए, कुछ भी नहीं करना, 1200 को एज इट इज रहने दो। अगले क्वेश्चन पर आते भाई, ये भी डिस्काउंट का ही कुछ दिया गया है, एक बार देखिए पढ़िए क्वेश्चन को क्या दिया है। फिर एक दुकानदार ने एक वस्तु को 20% की छूट पर बेचा और 40% का लाभ अर्जित किया। यदि वस्तु को 10 की छूट पर बेचा जाए तो लाभ कितना होगा। आपको ये तो मैंने सिखा रखा है कि छूट को छोड़ दो, 100 में से जितने का डिस्काउंट है आप उसको हटा दो।
100 में 20 का डिस्काउंट है, 20 की छूट है, तो आप 100 में से 20 घटा दो यानी कि 80। तो कह रहे हैं मुझे 40% का लाभ होता है। लाभ होता है तो 100 में जोड़ा जाता है, मैंने आपको बताया, आप कहोगे 140 हो गया। कह रहे उसने 10% की छूट दे दी, 100 में से 10 घटा दो यानी 90। तो आप मुझे बताइए इसका मान कितना आएगा। बस यही क्वेश्चन है, कुछ समझ में आया? इतना इजी क्वेश्चन हमने ये बना दिया कि 140 अगर 80 यूनिट का मान है तो 90 यूनिट का मान किसके बराबर होगा। बस ये आपको फाइंड आउट करना है। आप कहोगे 0 से 0, 2 से जाएगा 4 पे, 2 से जाएगा 7 पर, 9 साते 63, एक बैठी है 0, नीचे जाएगा 4, आप कहोगे 4 एकम 4 है ना, 4 5 20 हो गया, ठीक है, 4 7 28 हो गया, 157 पॉइंट समथिंग आएगा। एग्जैक्ट तो मुझे देखो पता नहीं कितना आएगा, या एग्जैक्ट कर लो कोई दिक्कत नहीं है। 4 से जा रहा है, 4 एकम 4, 4 5 20 3, 4 7 28, पॉइंट में जाओगा भाई 5 हो गया, बहुत बढ़िया। आपका आंसर 100 से ज्यादा आया है तो प्रॉफिट होगा, है ना, 100 से ज्यादा आया है तो लाभ होगा। क्वेश्चन ने यही पूछा है, लाभ ज्ञात करिए। 100 से कितना ज्यादा है, ये 100 से कितना ज्यादा है, आप कहोगे मैडम 57.5 ज्यादा है, तो 57.5%, या मैं कहूं ऑप्शन नंबर सी हमारे यहां से करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में? अगर 100 से कम आया है तो नुकसान हुआ है, जितना कम होगा उतना नुकसान, और अगर 100 से ज्यादा आंसर आया है, 100 से अधिक आया है तो प्रॉफिट हुआ है। कितना अधिक है, जितना उसने दे रखा है। डन है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहां से कह रहे मुझे कि यदि यह संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य है तो 9 के स्थान पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी आएगी। ये संख्या 9 से विभाज्य है, 9 से, आप कहोगे 481 ए, उसके बाद दिया है 673। 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 9 से विभाज्य है। 9 का रूल कहता है 8 और 1 9 हटा दो, 6 और 3 9 हटा दो, बचेगा 7 प्लस का 4 11 और प्लस का ए हो गया। मैं 11 में क्या जोड़ दूं कि ये संख्या 9 से कटने लग जाए, है ना। और उसमें भी क्वेश्चन कह रहा है सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। सबसे छोटा आप ऑप्शन से उठा लो, क्या है, 6 है। 11 प्लस का 6 आप कहोगे 17 नहीं कटेगा। 11 प्लस का 7 18, 18 9 से कटेगा यानी कि ए के स्थान पर हम लोग 7 ही पुट करेंगे, या मैं कहूं कि ऑप्शन नंबर बी ही मेरा करेक्ट है। इसका छाप दो, कितना आएगा। थोड़ा सा हो सकता है भाई कैलकुलेटिव क्वेश्चन ये आपको लगे, टाइमर ले लो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है, बस आंसर सोच समझ के करना है ना। लगाओ कितना आएगा। पढ़िए क्वेश्चन। कह रहे मुझे कि 2 गाय और 3 घोड़े का मूल्य दे रखा है। कह रहे 3 गाय और 2 घोड़े का मूल्य इतना है, तो एक गाय का मूल्य क्या होगा समझना। कह रहे मुझे 2 गाय, गाय यानी कि काऊ यानी कि सी से लिखते हैं, और 3 क्या है, घोड़े यानी कि हॉर्स है। कितने रुपया में, 4000 में। उसके बाद मुझे कह रहा है कि 3 गाय है, ठीक है, और 2 क्या है, घोड़े हैं। कितने रुपया में, आप कहोगे 3500 में। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एक गाय का मूल्य क्या होगा, किसकी वैल्यू निकालनी है, गाय। तो गाय के अलावा जो दिया गया है ना, गाय के अलावा जो इसने दे रखा है, घोड़ा दे रखा है, उसकी वैल्यू समान कर दो। यहां पे 2 घोड़े हैं, यहां पर 3 है, वैल्यू समान करने के लिए क्रॉस में गुना करवा दो, यानी ऊपर अगर 3 है तो 3 की गुना नीचे, ऊपर 2 की। इससे क्या होगा, 2 दूनी 4 हो गया, और 3 दूनी 6 हो गया, और 4 दूनी 8000 हो गया।
3 की गुना करवाना, 3 तिया 9 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, और 35 का 3 गुना आप कहोगे यहां से जाएगा 5 तिया 15, 3 तिया 9 और 1 10 हो गया। बहुत अच्छी बात है। करना क्या है समझना, माइनस माइनस माइनस, बहुत बढ़िया। इससे ये कैंसिल, 9 में से 4 घटाऊंगी आप कहोगे 5 बचेगा, इसमें से घटाना माइनस का ही आएगा 8, आप कहोगे मैडम जी 2500 हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से कटेगा, हाँ जी कटेगा, 5 5 25, 2 आएंगे 0, यानी कि जो गाय है उसका मूल्य कितना आएगा 500। ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आया भाई? थम्स अप कर देना। इसका लगाइए, ये तो सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हुआ है, इसका छाप दो। मैंने आज की ही क्लास में आपको शुरुआत में 4 फॉर्मूलाज लिखवाए थे डायगोनल वाले। मैंने बोला था एग्जामिनर पूछेगा सबसे लंबी छड़ की लंबाई कितनी है, सबसे लंबी भुजा कितनी है, तब आपको यही निकालना है। बताया था, सेम क्वेश्चन है। कह रहे मुझे कि छड़ की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए, जिसे कि 10 मीटर, 5 मीटर और 10 मीटर विमा के एक कमरे में रखा जा सकता है। विमाएं दे रखी है, इसके डायमेंशंस है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये इसकी ऊंचाई दे रखी है। सबसे लंबी छड़, मैंने बोला था विकर्ण निकाल देना। कौन सी आकृति है आप कहोगे मैडम जी ये तो क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड का डायगोनल निकलता है अंडर द रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर करके, आप कहोगे हाँ जी ऐसा ही है। लगाना यहां से वैल्यूज। लंबाई कितनी दे रखी है आप कहोगे 10 का वर्ग है तो 100 हो गया। चौड़ाई कितनी है 5 का वर्ग 25, ऊंचाई कितनी है 10 का वर्ग कर 200, आप कहोगे 225 है। 225 को बाहर निकालोगे तो 15 हो गया। 15 का मतलब होता है ऑप्शन नंबर ए मेरा यहां से बिल्कुल करेक्ट है। समझ आ रहा है? थम्स अप जरूर करना है। इसका लगाइए, इसका छाप दो। कि वाराणसी की जनसंख्या 2,25,000 रुपया है, सॉरी 2,25,000 है। यदि वार्षिक जन्म दर 9% और मृत्यु दर 7%, यानी आप ये मान लो 9 बच्चे पैदा हुए तो 7 की डेथ हो गई, बचेंगे कितने? केवल 2 ही। अगर 9 बच्चे पैदा हुए तो 7 की तो डेथ हो गई, बचेंगे कितने? केवल 2। क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी होगी। समझना बात को, 2 साल के बाद जनसंख्या कितनी होगी मैडम जी? 2% और 2%, 2 बारी बढ़ी है जनसंख्या। कितना बढ़ेगा आप कहोगे? एक बारी दोनों को जोड़ दो, पॉइंट लगा के दोनों की गुना करवा दो। अभी ट्रिक नहीं सिखाई थी आज की क्लास में, मैंने बोला था एक बारी दोनों को जोड़ दो, पॉइंट लगा के दोनों की गुना करवा दो, पॉइंट के बाद 2 ही संख्या आएंगी, आप कहोगे हाँ जी ऐसा ही है। अगर हमारे पास में एक ही संख्या है तो अपनी मर्जी से 0 छाप दो। समझ आया? पॉइंट के बाद 2 संख्या आएंगी, ट्रिक ये कहती है एक बारी दोनों को जोड़ दो, पॉइंट लगा के गुना करवा दो, लेकिन पॉइंट के बाद 2 संख्या आएंगी, अगर 2 संख्या नहीं है तो अपनी मर्जी से 0 डाल दो। क्वेश्चन कह रहे हैं जनसंख्या कितनी थी? 2,25,000 थी। इस पे इंक्रीज हो गया कितने का? 4.04, इस पे बढ़ गया। या इतना करने की बजाय हम डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं इसको, सीरीज मेथड से। सीरीज से कर लो भाई, इससे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इससे रहने दो, सीरीज से कर लो, बहुत कैलकुलेशंस हो जाएंगे इसमें। सीधा कर लो कि मैडम 2,25,000 की जनसंख्या है, 2% बढ़ गया यानी इसका 102%, अगले साल फिर से 2% बढ़ गया यानी इसका 102%। बस यहां से कटपिटा करके आपका आंसर आएगा। इकाई के अंक से कुछ किया जा सकता है, जैसे कि 3 जीरो है तो 3 जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10 हो गया, 5 चौका 20, 5 5 25, 2 से कटेगा, 2 5 2 1 कम 2 हो गया। एक बारी इससे ट्राई करके देख लेते हैं, है ना? ट्राई किया जा सकता है। आप कहोगे मैडम 45 को लिख दो, 5 निमा 45, और भाई इसको करना, आप कहोगे मैडम जी इसको कर दो 2 से, 2 5 2 1 कम 2 हो गया है। ठीक है, समझना। आप कहोगे मैडम 5 दूनी 10 के नाम की तो 0 आएगी ही आएगी। इसके अलावा 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, आंसर जो भी होगा उसके लास्ट में 90 आएगा। मेरे क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा उसके लास्ट में 90 आएगा। मेरा आंसर 9 से कटेगा, भाई 9 से तो सारी संख्या कट रही है, 4 3 7 2 9 ये भी कट रही है, 4 3 7 2 9 4 3 सारी कट रही है 9 से, तो है ना? एक बार इसको ट्राई करो, कैलकुलेशंस में देखो कितना बैठेगा। बहुत ज्यादा हार्ड तो नहीं है, 51 का वर्ग तो कर ही सकते हो।
कल भी सिखाया था मैंने कि जब भी 2 अंक की संख्या उसका वर्ग सिखाया था ना, 51 गुना 9 है, तो 51 का वर्ग कितना होगा? मैंने आपको बताया था पहले इसका वर्ग कर दो, 1 रहेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 आएगी कैरी, 5 का वर्ग 25 और 1 आप कहोगे 26 हो गया। बहुत अच्छी बात है। अब 9 से और गुना करना है, करना जरा, 9 एकम 9, 9 छिक्का 54, 9 दूनी 18 और ये हो गया 23, यानी कि मैं लिख सकती हूँ भैया कितना जाएगा, 234090, 234090, या मैं सीधा कहूं कि ऑप्शन नंबर डी आप में से जिस किसी का भी आंसर है बिल्कुल करेक्ट है, इसका लगाइए। भाई केसरी बैच में 6 जुलाई से पढ़ाना शुरू करूंगी। केसरी बैच आपका वैसे शुरू हो गया है ना, अभी शुरू हुआ था, लेकिन मैथ्स की क्लास मैंने शुरू नहीं करी है। मैथ्स की क्लास में 6 जुलाई से पढ़ाना शुरू करूंगी। जिस भी स्टूडेंट ने एनरोल नहीं कर रखा है केसरी बैच के अंदर, जरूर से जरूर कर लेना। मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगवा रखा है। कहीं तुम्हें लग रहा हो मैडम हमें ऐप नहीं चलानी आती, ये नहीं आती, लिंक पे क्लिक कर दो, सीधा पहुंच जाओगे। इसके अलावा जब आप बैच में एनरोल करोगे तो कूपन कोड निशा 22 यूज कर लेना। इससे क्या होगा, इससे आपको बैच मिल जाएगा 549 रुपए में, प्लस में जो टेस्ट सीरीज है, सुनी होगी, मॉक टेस्ट लगाया करो, टेस्ट सीरीज है, जो टेस्ट सीरीज है आपकी वो फ्री रहेगी। टेस्ट सीरीज आपकी फ्री रहेगी। कौन सी टेस्ट सीरीज? हरियाणा सीटी ग्रुप डी वाली। कदे तो लगाई होगी कोई सा पेपर में, तो देख रखी होगी भाई टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज, कितने क्वेश्चन थारी टेस्ट सीरीज थे हुए वो छप जाए, देखी होगी, है ना। सेक्शनल मॉक भी रहेगा उसमें, फुल मॉक टेस्ट भी रहेगा, वो आपका फ्री है। लगाओ इसका आंसर। अब कह रहे मुझे 6 मान दिए गए हैं जिनका औसत इतना है, यदि प्रत्येक को 3 से गुना कर दिया, मुझे कह रहा है औसत इतना है, इसने प्रत्येक संख्या को 3 से गुना कर दिया, तो नए वाला औसत क्या होगा? एक बात हमेशा याद रखना भाई, औसत के अंदर जो भी इसने प्रत्येक संख्या के साथ किया है आप वही औसत के साथ कर दो। इसने जो भी प्रत्येक संख्या के साथ किया है आप वही औसत के साथ में भी कर दो। जो भी प्रत्येक संख्या के साथ किया है आप वही औसत के साथ कर दो। चाहे जोड़ कर रखा हो, चाहे घटा कर रखी हो, गुना हो चाहे भाग हो, हमने कोई फर्क ना पड़ता। कि प्रत्येक संख्या को 3 से गुना कर दी तो आप भी 3 से गुना करवा दो औसत की। आप कहोगे 3 पॉइंट कितना 33.6, या मैं कहूं ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसके लिए टाइमर मैं लगा दे रही हूं, फोड़ो आंसर कितना आएगा, लगाइए। एक वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। इसके क्रय मूल्य पर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर बेचना चाहिए? भाई बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन दिए है ना, जिसका ये चैप्टर अपना ये प्रॉफिट एंड लॉस बहुत डीप में पढ़ रखा है ना, वो ही कर पाएगा इसको। लगाओ कितना आएगा। कह रहे 800 रुपए में बेचने पर व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। सबसे पहले तो इसको खोल लो। 20% मतलब 20% मतलब आप कहोगे मैडम 1/5 हो गया, है ना। हानि होती है यानी माइनस 20%, प्रतिशत हटेगा नीचे 2 जीरो, 20 एकम 20 पांचे, इसलिए लिखा है। कह रहे विक्रय मूल्य पे हानि होती है, यानी कि अगर ये इसका विक्रय मूल्य है तो उस पर 1 रुपए की हानि होती है, नुकसान होता है। इसका मतलब यहां पर लिखिए कि 5 रुपया में बेचने पर 1 रुपए की हानि हुई, यानी इसका क्रय मूल्य 6 रहा होगा, है ना। 5 रुपया में बेचने पर 1 रुपए की हानि होती है, यानी क्रय मूल्य 6 रहा होगा। साफ सीधी सी बात है।
क्वेश्चन पर आइए, क्या कह रहे हैं आपसे, कह रहे 800 रुपए में बेचने पर इसने विक्रय मूल्य कहा मुझे 800 है और मेरे अनुसार विक्रय मूल्य 5 आया है, तो बेटा क्रय मूल्य यानी 6 यूनिट का मान कितना रहा होगा, आप कहोगे काट दो 16 छिक्का 96, आप कहोगे 960 है। यानी विक्रय मूल्य 800 है और क्रय मूल्य कितना है, आप कहोगे 960 के बराबर है। बहुत बढ़िया, आगे चलिए। कह रहे मुझे इसके क्रय मूल्य पे 25% का लाभ प्राप्त करना है। इसका जो क्रय मूल्य है उस पे 25 का लाभ, यानी इसका 125% आपको निकालना होगा। आप कहोगे कुछ कट रहा है तो काट दो, 25 पांचे 25 चौका 100, 4 से कटेगा, 4 दूनी 8 है, 4 चौक 16, एक आएगा 0, 24 पांचे 120, एक और है अलग से 0, आप कहोगे 1200, और 1200 का मतलब मैं कह सकती हूँ ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट है। आया समझ में, समझ आया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, सुनना। फिर एक वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 20% की हानि होती है। 20% यानी 1/5, 5 पर 1 की हानि। अगर 5 विक्रय मूल्य है, 5 रुपए में बेचने पर 1 रुपए का तुमने नुकसान कमाया, यानी उसका क्रय मूल्य 6 रहा होगा। 6 रुपए का सामान ही आप 5 में बेचोगे तभी तो 1 रुपए का नुकसान होगा। ये कह रहे हैं विक्रय मूल्य 800 है, मेरे अनुसार 5 आया है। 805 यूनिट का मान है तो 6 यूनिट का मान 960 होगा। 960 मेरा क्रय मूल्य आ गया। क्वेश्चन कह रहे क्रय मूल्य पर 25 का लाभ, 960 क्रय था, 25 का लाभ यानी इसका 125% मुझे निकालना है। कट पिटा के मुझे समझ में आएगा 1200, ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। टाइमर लगा दूं, चलो ऐसे कर लो, लगाइए। कि पति और पत्नी की आयु का अनुपात 4:3 है, ठीक है। कि मुझे 4 साल बाद 9 और 7 होगा, ठीक है। विवाह के समय इतना था तो विवाह के समय पति की आयु ज्ञात करिए। भाई साहब, कि पति और पत्नी की आयु का अनुपात 4:3 है, 4 साल बाद इतना होगा। अच्छा, तो विवाह के समय 5:3 था तो विवाह के समय पति की आयु ज्ञात करिए। पति 4, 4 से कटने वाली संख्या है ना, 4 से कटने वाली संख्या इन दोनों में से ही होगा। कह रहे यदि विवाह के अच्छा, यदि विवाह के समय अनुपात इतना था तो विवाह के समय पति कितना होगा, 5 से कटने वाली संख्या आंसर होगा। या तो मेरा आंसर बी है या फिर मेरा आंसर सी होगा। करते हैं क्वेश्चन। कह रहे मुझे पति यानी कि हस्बैंड और वाइफ दी गई है, 4:3 का अनुपात है इनका, वर्तमान यानी कि प्रेजेंट हो गया, ठीक है। कह रहे मुझे 4 साल बाद अनुपात कितना हो गया, 9 और 7। कब हो गया, इसकी आयु भी 4 साल बाद, इसकी आयु भी 4 साल बाद। अभी अभी सिखाई थी क्रॉस मल्टीप्लाई लगाना, 9 चौक 36 माइनस का 7 चौक का 28 हो गया। ये जाएगा मेरे पास कितना, आप कहोगे 7 चौका 28 और माइनस का 9 तिया 27 हो गया। 28 में से 27 जाएगा 1 हो गया, ये जाएगा 8 के बराबर। आप कहोगे 1 यूनिट का मान 8 के बराबर दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी कि 8 चौका 32 हो गया और भाई 8 तिया 24 हो गया। ये वर्तमान में 32 साल का है और ये हो गया 8 तिया 24 का, ठीक है। हस्बैंड 32 का है, वाइफ कितने की है, 24 की है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है मुझे कि विवाह के समय 5:3 का अनुपात था, यानी कि 32 में से मैं कितने साल घटाऊं,
या 24 में से मैं कितने साल घटाऊं कि मेरा 5 और 3 में आंसर आ जाए, 5/3। यहां से सॉल्व कर लो, ऑप्शन से भी कर सकते हो, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई भी, या फिर ऑप्शन से कर लो, जल्दी आंसर आ जाएगा। मान के चल लो 25 आंसर है, तो 32 में से 25 घटाना, आप कहोगे मैडम जी 7, और 24 में से 25 घटाना, आप कहोगे मैडम जी 24 में से 25 माइनस का एक सेंस ही नहीं बनती, हटा दो। 20 से चेक करना, 32 में से 20 घटाऊंगी 15, 24 में से 20 घटाऊंगी, आप कहोगे 4 आएगा। आंसर तो मुझे इससे भी ना लग रहा भाई। एक बार क्रॉस करके देख ही लेते हैं, समझना बात को ध्यान से। इसकी गुना इससे कराऊंगी तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और माइनस का 3x हो गया, है ना। ये बैठा है 5, तो 24 5 120 है, और माइनस का आप कहोगे 5x है। बहुत अच्छी बात है। 5 इधर आएगा तो 2x हो गया, 96 उधर जाएगा तो आप कहोगे मैडम 24 हो गया। यहां से कटपिटा के मुझे समझ में आएगा 12 आंसर आना चाहिए भाई इसका। तो विवाह के समय पति की आयु ज्ञात करिए। 12, ये जाएगा 32, 34 और 10 आप कहोगे 44 ना। वर्तमान 12 घटा दो ना, 32 में से 12 घटा दो सीधा, 32 में से 12 घटा दो, 20 आंसर आएगा। सी मेरा करेक्ट आंसर है। फिर से समझो बात को, रिपीट कर रही हूं क्वेश्चन, ध्यान से समझना। कह रहे पति और पत्नी की वर्तमान आयु है 4 साल बाद की आयु है। मैंने यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई लगा ली, 1 यूनिट का मान 8 आ गया, 8 चौक 32 और 8 तिया 24। वर्तमान आयु इनकी इतनी है, ठीक है। मैंने मान लिया विवाह हुआ था इनका x साल पहले, तो मैंने दोनों में 1 से x घटा दिया। उस समय इनका अनुपात था 5 और 3 का। 3 की गुना इन दोनों से करवा दो, 5 की गुना इन दोनों से करवा दो, ये इक्वेशन होगी। कटपिटा के समझ में आया, इनकी शादी 12 साल पहले हुई थी। इनकी शादी 12 साल पहले हुई थी। जो हस्बैंड है वो वर्तमान में 32 साल का है। 12 साल पहले शादी हुई थी, 12 साल पहले, 12 साल पहले, तो विवाह के समय उसकी आयु कितनी रही होगी? 20 साल। क्वेश्चन ने मेरे से यही पूछा है कि विवाह के समय, शादी के टाइम पर उसकी एज कितनी थी? आप कहेंगे 20 ईयर्स, या मैं कहूं कि ऑप्शन नंबर सी मेरा यहां से करेक्ट है। समझ आया? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, लगाइए। ये भी आपका एज से ही रिलेटेड है, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा ही घुमा रखा था, ये आपका फिर भी नॉर्मल है ना। लगाओ। कह रहे 2 लड़के हैं जिनकी उम्र इतनी है, 3 साल बाद इतनी होगी, ठीक है। 21 वर्षों के बाद आयु का अनुपात कितना होगा? भाई क्रॉस ही लगा दो। कह रहे 2 लड़के हैं ए और बी, इनकी आयु दी है 3 और 4 है। आयु 4 और 5 हो जाएगी कब? 3 साल बाद। इसकी आयु भी 3 साल बाद, इसकी आयु भी 3 साल बाद। क्रॉस लगाना, 5 तिया 15 हो गया, माइनस का 4 तिया 12 हो गया। ये जाएगा 4 चौक 16 हो गया, माइनस का 5 तिया 15 हो गया। 16 में से 15 घटाऊंगी 1, आप कहोगे 1 यूनिट का मान 3 के बराबर है, तो ये हो गया 3 तिया 9 और 4 तिया 12। वर्तमान में इनकी आयु कितनी है? आप कहोगे 9 की और भाई 12 की। कह रहे 21 वर्ष के बाद, 21 वर्ष के बाद 21 जोड़ दो, आप कहोगे ये 30 हो गया, और ये हो गया मेरे पास में 33। काटना, 3 से कटेगा 10 पे और 3 से कटेगा 11 पर, आप कहोगे 10:11, या मैं कहूँ 10:11, या मैं कहूँ ऑप्शन नंबर डी, आप में से जिसका भी है भाई बिल्कुल करेक्ट है, इसका लगाइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, है ना, बहुत इजी भी है और बहुत अच्छा भी है। कह रहे वर्ग और आयत का क्षेत्रफल बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल तो होता है भुजा का वर्ग, आयत का होता है लंबाई गुना चौड़ाई। कह रहा है बराबर है। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर अधिक है, भुजा से 4 सेंटीमीटर अधिक है, और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर कम है। चौड़ाई इससे 3 सेंटीमीटर कम है, तो इस आयत का परिमाप क्या होगा? परिमाप तो बाद में देखेंगे, पहले इसके अंदर आप वैल्यूज तो पुट कर दो, है ना, इसके अंदर वैल्यू तो पुट कर दो भैया। मैडम जी ए का वर्ग एज इट इज है, लंबाई कितनी है? ए प्लस का 4, और चौड़ाई कितनी है? ए माइनस का 3। इसको सॉल्व कर लो। यहां तो ए का ही वर्ग रहेगा, ये जाएगा ए का वर्ग है प्लस का 4a माइनस का 3a, और प्लस माइनस माइनस हो गया, ये हो गया ए का वर्ग प्लस ए माइनस का 12 बराबर बैठा है ए के वर्ग के। बस यहां से कट पिटा दो।
जैसे कि इससे ये कैंसिल, इसको सॉल्व करूंगी तो इसकी भुजा कितनी आएगी, 12 के बराबर। क्वेश्चन मुझे कह रहा है, बाद में देखेंगे भाई, इसका मान कितना आया है 12, 12 प्लस का 4 आप कहोगे 16, 12 में से अपना 3 घटा दो यानी कि 9 हो गया, लंबाई और इसकी चौड़ाई आ गई। आयत का परिमाप ज्ञात करिए। परिमाप, परिमाप पैरामीटर, पैरामीटर होता है आप कहोगे ट्वाइस ऑफ l प्लस बी, वैल्यूज रख दो यहां से, है ना। लंबाई कितनी है 16, चौड़ाई कितनी है 9, है ना। 16 और 9 आप कहोगे मैडम जी 25 हो गई, गुने का 2 आप कहोगे 50 सेंटीमीटर है। 50 का मतलब ऑप्शन नंबर डी मेरा यहां से करेक्ट होगा। समझ आया? डन है, समझ आया। चलो तो फिर आयत का विकर्ण निकालने का फॉर्मूला मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। अगर कहते हो कि हाँ मैडम समझ आ रहा है तो अभी लिखवाया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते, जब तक हम लोग कह रहे 3/7 की पावर 15, 7/3 की पावर 15, मैडम सारी पावर कटी जाएगी, कटते ही सीधा कर दो। एक मेरा करेक्ट आंसर है। जल्दबाजी में या बेवकूफी में भाई जीरो मत करके आ जाइयो, गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसका लगाओ, कितना करोगे, इसका छापो। ये क्वेश्चन भी मैंने अभी करवाया था, उसी टाइप का है, बस डिजिट बदली है ना। कह रहे 49 पुरुष हैं, एक दिन में 12 घंटे काम करके 8 दिन में काम कर दिया, तो कितने पुरुष 4 घंटे काम करके उस काम को 24 दिनों में पूरा कर देंगे। समझना, 49 पुरुष हैं, एक दिन में 12 घंटे काम करके 8 दिन में काम कर दिया। कह रहे मुझे कितने पुरुष 4 घंटे काम करके काम को 24 दिन में पूरा कर देंगे। मुझे बस यहां से m की वैल्यू निकालनी है। आप कहोगे 4 दूनी और 12 दूनी 24 हो गया। इसके अलावा 2 से 2 काट दो, m का मान निकालना था, आप कहेंगे 49, यानी कि मैं कहूं ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट है। अगले पर आते हैं, इसका लगाइए, ये भी टाइम एंड वर्क का ही है कुछ, है ना। पढ़ो एक बार ये क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई ये। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे मुझे ए बी सी इतने इतने दिन में काम कर सकते हैं। पहले इतना ही कर लो जितना समझ में आ गया। पूरा क्वेश्चन एक साथ पढ़ोगे ना तो बेफालतू में कंफ्यूज हो जाओगे। ये 20 है, ये 40 है और ये कितना है 80 है। आप कहोगे सबसे पहला काम कितना आएगा, एलसीएम। एलसीएम कितना हो गया 80। सॉल्व करते हैं, ये जाएगा 4 दूनी, 2 से जाएगा 4 पर, 80 से जाएगा 1 पर। कह रहे बी और सी प्रत्येक तीसरे दिन ए को सहायता देते हैं। भाई इस लाइन के अंदर पूरे क्वेश्चन का आंसर छुप रखा है। कह रहे मुझे तीसरे दिन ए को मदद मिलती है, यानी कि पहले दिन ए ने अकेले काम करा होगा। ए ने कितना काम कर लिया, 4 काम कर लिया। अगले दिन भी ए ने अकेले काम करा होगा, कितने काम, 4 काम। अगला दिन यानी जब तीसरा दिन आया तो ए को मदद मिल गई बी की और सी की, तो टोटल कितना काम हुआ, 4 + 2 6, 6 और 1 आप कहोगे 7 काम हो गया। यानी कि मैं लिख सकती हूं कि भाई 3 डेज में, 3 दिन में 4 4 8 और 7 आप कहोगे 15 काम हो चुका है ना। 3 दिन के अंदर 15 काम हो चुका है, आप कहोगे ऐसा ही है। कह रहे एक कितने दिन में काम पूरा कर लेगा, टोटल काम कितना है 80। 15 की किससे गुना करवाऊं कि 80 या 80 से छोटी संख्या आ जाए। आप कहोगे मैडम जी 15 5 75 और भाई 5 दिया 15, यानी कि 15 डेज के अंदर 75 काम आपका हो चुका है ना। 15 दिन में 75 काम आपका हो चुका है, बहुत अच्छी बात है। अगले दिन फिर से इसकी बारी आएगी, एक दिन और लग गया, कितने काम हो गए, 4 काम और हो गए, यानी कि 16 दिन में 79 काम हो गए। 16 पॉइंट समथिंग आएगा, नियर बाय से इसने हमें दे रखा है 16 पॉइंट समथिंग, यानी कि इसने नियरेस्ट से दे रखा है भाई, डी अपना करेक्ट आंसर होगा। एक बार देख लेना, समझ आया, समझ आया। एक बार जल्दी से थम्स अप करो और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, लगाओ। बहुत इजी है ना। रेशो के अंदर आता है, अनुपात के अंदर आता है, सिक्के वाला क्वेश्चन वही है कि एक बैग में 2, 5 और 10 रुपए के सिक्कों के मूल्य वर्ग में इतने रुपया है। समझना, कि इसके पास में 2 रुपए के कुछ सिक्के हैं, फिर मुझे कह रहा है 5 रुपए के भी कुछ सिक्के हैं, फिर कह रहा है मुझे 10 रुपए के भी कुछ सिक्के हैं। ठीक है, सिक्के 6, 9 और 10 के अनुपात में है, 6, 9 और 10 के अनुपात में है। ठीक है,
₹2 के 6 सिक्के हैं यानी 12 रुपया, ₹5 के 9 सिक्के हैं यानी 9 पांचे 45, और भाई ₹10 के 10 सिक्के आपके पास में है यानी कि 100 हो गया। बहुत बढ़िया। टोटल कितना हो गया? आप कहोगे मैडम जी 5 और 2 7, 4 और 1 5, यानी कि टोटल 155 कितना 157 157। क्वेश्चन कह रहा है मुझे टोटल कितना है 785 है। कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 7 5 पे 7 5 35, 5 5 25 3 28, 5 एकम 5 और 7 आप कहोगे हाँ जी 5 पे कटेगा। 157 से 5 पे कटेगा, 1 यूनिट का मान 5 हो गया। कह बैग में ₹5 वाले कितने सिक्के हैं? आप कहोगे 9 है, 9 5 45, या मैं कहूँ ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ से करेक्ट है। समझ आया? जरूर से जरूर थम्स अप करना, क्लास को लाइक करना। मैं आपकी एक और क्लास प्लान करने का सोच रही हूँ 100 क्वेश्चंस की, वो क्लास भी फिर मैं बहुत जल्दी लेकर के आऊंगी, अगर मुझे इस क्लास में पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखता है तो ही, ठीक है, वरना आपकी वही मैं 20-22 क्वेश्चन करा दूंगी, बात खत्म। अगर तुम फॉर्मेलिटी दिखाओगे मैं भी दिखा दूंगी फिर, है ना। मैं चाह रही हूँ आपके साथ, देखो आप तो फिर भी 1 घंटा पढ़ रहे हो बस क्लास को, मुझे पता है मैंने इस क्लास को बनाने में कितनी मेहनत कर रखी है। एक एक क्वेश्चन, ये बात आज ही दिमाग में बिठा लियो, अगर मेरी क्लास से पढ़ रहे हो ना, सिखाऊंगी भी चीजें और कंटेंट भी आपका एग्जाम में फंसेगा, ये मैं आपको गारंटेड बोल सकती हूँ। एक एक क्वेश्चन अगर आपको मेरी क्लास से मैच होता ना दिख जाए ना पेपर में, आके बता दियो। एग्जाम सेंटर में बैठे बैठे इतनी अच्छी वाइब आती है, अरे सारा पढ़ा हुआ है। एक बार इमेजिन करो बैठे हो पेपर में कि मैं ना आता, हर एक पेपर में बैठे हो सारा पेपर आता है ना। बैठे बैठे करोगे, ये तो उस मैडम ने करवाया ही था, ये तो उस दिन क्लास में करा ही था, करके देख लेना। सिर्फ एक एग्जाम में थोड़ी ना पढ़ा रही हूँ कि सीटी में पढ़ा दिया बात खत्म, बिहार में भी पढ़ाऊँ, यूपी में भी पढ़ाने लग रही हूँ। यूपी के जो एग्जाम होया करें, यूपी कांस्टेबल हो गया, एसआई का हो गया, बिहार में भी पढ़ाने लग रही हूँ। चाहे बिहार वाले स्टूडेंट से पूछ लो, चाहे यूपी वालों से पूछ लो, किसी से भी पूछ को, पढ़ाया हुआ कितना पेपर में फंसेगा। लगाओ आंसर। कह रहे मुझे 6400 रुपया इतने के अनुपात में एबीसी के बीच में बांटा गया। कह रहे मुझे बी और सी के हिस्से के बीच का अनुपात कितना होगा? समझना बात को। ये कह रहा है ए का मान है, बी का मान है, सी का मान है, टोटल कितना है 9 और 5 14, 14 और 2 16। क्वेश्चन कह रहा है टोटल कितना है 6400, 16 3 48, 16 चौक 64, यानी 1 यूनिट का मान 400 के बराबर है। आप कहोगे हाँ जी। क्वेश्चन कह रहा है बी और सी में अंतर कितने का बैठा है? बी और सी में अंतर बैठा है 4 का। 1 यूनिट का मान अगर 400 है तो 4 यूनिट का मान कितना होगा 1600, या मैं यूं कहूं कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहां से करेक्ट है। समझ आया? तो इसका छाप दो, कितना आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। एक ट्रायंगल दी गई है एबीसी, है ना, एबीसी। कह रहे मुझे ए बी जो है ए सी के बराबर है, और ए बी सी का मान इसने दिया है ए बी सी, यानी ये दिया है 72 के बराबर। तो बी ए सी पूछ रखा है, यानी ये वाला एंगल कितना होगा, बस मेरे से ये पूछा गया है, इतना सा काम आपको करना है। लगाओ आंसर। आपको पता है अपोजिट एंगल्स, दो समान भुजाओं के विपरीत जो कोण होंगे बराबर होंगे। इस भुजा के विपरीत कोण ये है, इस भुजा के विपरीत कोण ये है, बराबर होंगे। अगर यू बेहतर दे रखा है तो बेटा यू भी बेहतर होगा। और ट्रायंगल के सारे आंतरिक कोण का योग 180 डिग्री के बराबर आओगा, बेरा होगा। कर दो यहां से। आप कहोगे 7 7 14, 144 प्लस का x बराबर है 180 के। x की वैल्यू निकालनी है, 180 में से 144 यहां से घटा दो, यानी कि 36 आएगा। 36 का मतलब है ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट है। इसका लगाइए। ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे, ये वाला मैं आपको होमवर्क का दे रही हूँ, है ना, या करा दो? चलो कर ही लेते हैं, पता चले मैंने कराया नहीं, होमवर्क में दे दिया और भाई ये क्वेश्चन फंस गया, है ना। फिर ज्यादा रिग्रेट होगा। कोई बात नहीं, लगाओ। पहले ब्रैकेट सोल्व करने, उसके बाद इसको छेड़ना, उससे पहले मत छेड़ना, ठीक है। लगाओ। कह रहे क्वेश्चन मुझे, इसको सोल्व कर रही हूं ऊपर वाले ने, है ना, ऊपर हलन करियो। 5 और 15 का एलसीएम 5 आओगा। 5 तिया 15 तो 3 दूनी 6 प्लस का 4, 10/15 हो गया। नीचे आओ, यू नीचे दे रखा है 5 है, 3 में तो 2 घटाऊंगी 1, यानी कि 1/5 हो गया। बहुत बढ़िया। 10/15 है, नीचे 1/5 है, उल्टा कर दो 5/1 हो गया। 5 तक कटेगा 3 पे, यानी कि 10/3 हो गया। बहुत अच्छी बात है।
3/12 है, फिर ऑफ का मतलब गुना, फिर 10/3 है। आप कहोगे काट दो, तो तय कटेगा 5 पे और 2 तय जाएगा 6 पे। आप कहोगे 5/6, या मैं सीधा कहूँ कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से करेक्ट है। इसका लगाइए, 2-3 क्वेश्चन दे रही हूँ, ज्यादा तो नहीं है ना। एक क्वेश्चन आपका ये वाला, और भाई इसके अलावा एक क्वेश्चन ये वाला। ये दोनों क्वेश्चंस आप एक बार ट्राई करोगे, आंसर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट सेक्शन में बता देना। नहीं आए तो जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पहले इन दोनों का सॉल्यूशन कराऊंगी, फिर आपके नेक्स्ट क्लास में शुरू करूंगी, ठीक है। इसी के साथ साथ नोट करना क्या कि आपका 6 जुलाई से केसरी बैच में शुरू करा रही हूं मैथ्स पढ़ाना, नंबर सिस्टम से शुरू कराऊंगी। पहला चैप्टर 6-7 दिन लगा करके शांति से पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ाऊंगी, बिल्कुल मैथ्स मैं ही पढ़ाऊंगी पेड बैच में। बाकी के सारी टीम, सारे टीचर्स आपके सामने, आप सुनील सर को भी जानते होंगे, आपको हरियाणा जी के पढ़ा रहे हैं, है ना। एपीएस सर आपको साइंस पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा जानते ही होंगे सब टीचर्स को, अमित सर आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे। इस तरीके से बैच में सारी चीजें रहेंगी। नो कोनी बस क्लास ले ली बात खत्म, क्लास भी रहेंगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी रहेंगे, चैप्टर वाइज नोट्स भी दिए जाओगे, और भाई प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन रहेंगे। और अगर कूपन कोड यूज करते हो निशा22, NISHA निशा 22, तो बेटा जो बैच का प्राइस इसमें दिखेगा 649, वो 649 नहीं, कूपन लगाया बाद 529 हो जाएगा। और साथ में मॉक टेस्ट आपका फ्री रहेगा। जिसने निशा 22 कूपन लगाया सिर्फ उसने ही मॉक टेस्ट फ्री मिलेगा। लिख लियो बात ने, किस तरह पूछना है मैं बता चुकी हूं, दोबारा बता रही हूं। आप इसी क्लास में अभी जो आपकी क्लास है, जो आप क्लास देख रहे हो, इसी क्लास में नीचे यहाँ MORE मोर पे क्लिक करोगे तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाता है। इसमें सबसे पहला जो लिंक दिखेगा ये इससे का है, हरियाणा सीटी ग्रुप डी लाइव बैच। इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां व्यू ऑल प्लान, इस पे क्लिक करियो। इसके बाद ये दिखेगा 649 का, आपको जाना है अप्लाई कूपन, कूपन लगा दो यहां पे, कौन सा बताया था, NISHA 22, अप्लाई कर दो। अप्लाई करने पर क्या होगा, अप्लाई करने पे 529 होगा। इस पे क्लिक करके प्रोसीड करती हूँ, ठीक है। एक चीज होती है, देखो एक तो आप सीखते हो चीजों को, कभी ऑफलाइन बैच में भी बहुत सारे बालक जाते होंगे इस माते, है ना, ऑफलाइन बैच में भी जा रहे हो या कहीं ऑनलाइन भी आप सीख रहे हो। एक होता है कि हमने कोई बैच पढ़ा, हमने उसमें से चीजें पढ़ ली, हमने समझ ली, ठीक है। एक होता है ऐसा बैच जिसमें हमने पढ़ा, सीखा चीजों को, प्लस पढ़ाया हुआ ही कंटेंट हमें हुबहू पेपर में देखने को मिल गया। टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज मेरी ख्याल से कोई ऐसा ना होगा जो टेस्ट सीरीज ना लगाता हो। टेस्ट सीरीज सबने लगा के देख रखी होंगी, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले जाते हैं भाई। जब टेस्ट सीरीज में इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालते हैं, टेस्ट सीरीज से तुम्हारे इतने सारे क्वेश्चन फंस जाते हैं पेपर में, ये तो फिर भी पेड बैच है। पूरी टीम तुम्हारे सामने, पूरी टीम उतरेगी पेड बैच में, है ना। सारे टीचर्स की क्लासेस होंगी, ये मान के चल लो। अगर आपका हुबहू पेपर ना फंसवा देना तो आकर के कह देना, इससे बड़ी बात मेरे ख्याल से नहीं होगी। कोई कहता होगा मैं आपको सिखा दूंगी, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैथ्स को, है ना। कोई आपको कहता होगा हम जीके आपको याद करा देंगे, मैं आपको कहती हूँ मैं आपको जीके सिखा भी दूंगी, प्लस में पढ़ाया हुआ पेपर में फंसवा भी दूंगी। इससे बड़ी लाइन नहीं है मेरे पास बोलने के लिए, है ना। गौर करना, अपने आप में बहुत बड़ी लाइन है भाई। इसी के अलावा डिस्क्रिप्शन बैच में आपको लिंक दिखेगा, किसका, मेरा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन निशा मैम टेलीग्राम ग्रुप। इस पे क्लिक करके ये टेलीग्राम है, मेरी ये वाली फोटो लग रखी है इसमें, जाके इसने ज्वाइन कर लियो, PDF दे दूंगी। इसके अलावा हरियाणा सीटी ग्रुप डी मैथ्स प्लेलिस्ट, रोजाना दिन में 1 बजे मेरी लाइव क्लास होती है यूट्यूब पर, है ना। उन्हीं सारी क्लासेस की मैंने एक प्लेलिस्ट बनवा दी। ये प्लेलिस्ट है भाई, कल वाली क्लास, परसों वाली क्लास, है ना, जितनी भी क्लासेस अभी तक मैंने ले रखी है, सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट है। जाइए, जाके इस प्लेलिस्ट को देख लेना भाई, जिसकी जो इसे क्लास छूट रखी हो अपनी पूरी कर लेना, ठीक है। रोजाना दिन में 1 बजे क्लास होती है, कल तो होगी नहीं, संडे है। मंडे में, सोमवार में दिन में 1 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।